या तो उन्हें तो देखेंगे अगर ऐसा होगा तो आपको शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलो भैया कौन से क्वेश्चन नंबर करें। देखो आज में आराम से पढ़ूंगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, लेकिन ये है कि क्लास ऑफ करने से बेहतर है थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए बच्चे मैं पहले बता रहा हूँ, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, बहुत ऐसा जिस दिन थोड़ा सा ऐसा नहीं रहता, तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं लगती तो आराम से पढ़ेंगे, और थोड़ा तबीयत वगैरह ठीक रहता है सब बढ़िया तो थोड़ा फ्रेश माइंड से तो हम लोग और भी चीजें कर लेते हैं ना, तो आराम से पढ़िए, ध्यान रखना। भैया किस नंबर तक बोले, 6 मिनट हो चुका है, कराना है। अच्छा मतलब कल जो है 60 तक हो गया था, याद हो गया था ना। मैंने आपको सिखा दिया था कि किसी एक रेशियो को किसी दूसरे रेशियो से डायरेक्ट तुलना नहीं करते, कैसे कंपैरिजन करके निकाला जा रहा है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। और एक रेशियो का दूसरे रेशियो से तुलना कब करते हैं बच्चे, तब करते हैं जब दोनों सेम फॉर्मेट के हो, या दोनों सेम फॉर्मेट के हो, या दोनों में कोई कंडीशन अप्लाई हो। तो ये बात बताइए, या तो फॉर्मेट सेम होना चाहिए या तो दोनों में कोई कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। ये तो कारण बताया मैंने। देखो जितने भी कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसी को 5 बार करना है। उसके बाद किसी भी एक बुक से प्रैक्टिस करो, कोई भी एक बुक ले लो, नहीं जो कि वो दूसरी से नहीं ले हो तो कोई भी तो अच्छा लगे, प्रीवियस ईयर या नॉर्मल बुक्स एक प्रैक्टिस कर लो, बस इसी को बस रिवीजन मारते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, उससे कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, प्रैक्टिस मस्ट है बार बार। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जितने नंबर क्वेश्चन रखे ना, काफी क्वेश्चन रखे हैं, आप सीट देखेंगे तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के अहम टाइप भी और सवाल भी काफी रखे। तो कल मैंने ये कर दिया था। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप हेडिंग लगाओ बेस्ड ऑन टाइप क्वेश्चन, बेस्ड ऑन टाइप क्वेश्चन, एक हेडिंग लगाओ बेस्ड ऑन टाइप क्वेश्चन, बेस्ड ऑन टाइप क्वेश्चन, बेस्ड ऑन ट्रैप क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना ब्रदर, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ द ट्रैप क्वेश्चन। जैसे आपको लगता है सर ये बेस्ड ऑन ट्रैप क्वेश्चन क्या है, इसका क्या कारण है, इसका क्या मतलब है। तो देखो बेस्ड ऑन ट्रैप का मतलब होता है, जैसे आप जनरल भाषा में सुने होंगे कि सर ये हमको ट्रैप कर रहा है, या सर इसको ट्रैप कर लिया गया, या कभी क्रिमिनल पकड़ा गया या एनकाउंटर हुआ, तो लोग होते नहीं है पुलिस इसको बहुत समय से ट्रैप कर रही थी। किडनैप करना नहीं, ट्रैप करना मतलब किसी को फॉलो करना, किसी की खुफिया बनना, हम इसका पीछा करना, ट्रैप करना है उसको। ट्रैप मतलब होता है कि उसकी एक्टिविटीज को फॉलो करना, या उसकी जो इवेंट्स है, जो एक्टिविटीज है, उसका जासूसी करना, दिस इज द ट्रैप करना होता है, उसका खबर रखना। तो आपको लगता होगा कि सर ये ट्रैप का मतलब क्या होता है, हालांकि मतलब यही होता है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स क्वेश्चन में बेस्ड ऑन ट्रैप का मतलब क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रैप का है। तो देखो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए ना, तो आप बता नहीं पाओगे ये किस टॉपिक से। शायद कभी महसूस किया होगा, कभी आपको मिले कि कोई सवाल मिले और आपको जस्टिफाई करने में दिक्कत हो रही है, सर ये परसेंटेज से है, प्रॉफिट लॉस से है, कि रेशियो से, समझ ही नहीं आ रहा है, ये किस टॉपिक से, नंबर सिस्टम से है। कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है, शायद आपको मिला हो या आगे चल के मिलेगा। एग्जाम्स में सवाल अक्सर देखने को मिल जाते हैं, कई बार किसी बच्चे को नहीं भी मिलते हैं, क्योंकि सवाल है मूड एग्जाम में कब कहाँ चिपका दे। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं, पहचान कैसे होगी ट्रैप का। ट्रैप क्वेश्चन हमेशा बड़े बड़े स्टेटमेंट्स में होंगे, जैसे यहाँ देखो 6 लाइन का स्टेटमेंट है, कहानी की तरह होंगे, किसी कहानी की तरह लगेगा उसका लाइन पढ़ के, या किसी रियल लाइफ की घटना की तरह है। जैसे आपको याद होगा दादा दादी लोग बचपन में हम लोगों को कहानी किससे सुनाया करते थे, चुटकुले सुनाते थे। तो क्या था, कहानी तो था, इवेंट से था। या कभी दादाजी लोग बचपन में कुछ ऐसा सवाल पूछते थे जो वही जानते थे, उसका आंसर वो कोई जानता नहीं था। जैसे बोलने के जैसे एक छोटा सा बात बोलते हैं जो आप लोग सुने भी होंगे, 8 जोड़ो 8 बार उत्तर आओ 1000। अब ये किसी नियम से थोड़ी जुड़ा हुआ है, ये जनरल खुला बात है, ये कहावत है, 8 जोड़ो 8 बार और उत्तर आवे 1000। अब 8 को 8 बार लिखते जोड़ोगे तो नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी कंडीशन से नहीं मैच कर रहा है, किसी रूल से नहीं मैच कर रहा है, बस हमको लाना है चाहे जैसे भी ला दे। तो इसको कहते हैं ये ट्रैप क्वेश्चन, जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक एंड कांसेप्ट से रिलेट नहीं है, बस जो सवाल कहा उसके भाव को समझ के उसी में एडजस्ट करना और वैसा बात करना जैसा वो कह रहा है। जैसे 14 56 52 20 ऐसा जोड़ा आओ 25 जोड़े होंगे। दादाजी लोग सवाल पूछते हैं, 10 गाय है, 10 गाय को खूटे में बांधना है और हमारे पास 9 खूटे इसमें बांधना, खूटा समझते हैं, इसमें गाय को हम लोग बांधते हैं। तो हमारे पास 10 गाय हैं और हमारे पास 9 ही खूटे जिसमें हमको 10 को बांधना है। बताओ कैसे बांधोगे। तो हम लोग तो पागल हो जाते हैं कि 9 खूटे 10 गाय कैसे बांध पाएंगे, और एक खूटे में एक ही गाय बांधना है, कैसे बांध सकते हो। दादाजी ने सवाल पूछ दिया, अब तुम बांध रहे हो, बांध नहीं पा रहे हो, क्योंकि 9 है 10 बांधना है और एक में एक ही बांधना है। कभी दादाजी लोग ऐसा सवाल पूछे आप लोगों से तो फंस जाते हैं कि दादाजी हमारे कहते हैं पढ़ाई कर रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं, जाके इलाहाबाद लखनऊ पढ़ने जाते हैं। कहना अपने मास्टर से पूछना, हमारे दादाजी पूछे थे ये तुम्हारा मास्टर पता है कि नहीं। भाई सही बात है, मास्टर बेचारा क्या करे, मास्टर तो कंसेप्चुअल जो काम कर रहा है। अब कोई कटवैटी सवाल जो आप ही जानते हैं उसका आंसर और कोई नहीं जानता, तो भाई उस मास्टर का भी दिमाग रीजनिंग के अंदर लाइक कुछ काम कर गया, हिट कर गया तो बता देगा, वो नहीं हिट करे तो टाइम बर्बाद कर देता है। एक्चुअल मीनिंग ऑफ द ट्रैप क्वेश्चंस इसी कहते हैं ट्रैप क्वेश्चंस। ट्रैप क्वेश्चन जो किसी भी कैलकुलेशन और कांसेप्ट का मोहताज नहीं है, अगर आप उसके भाव को समझ गए तो वो क्वेश्चंस आपके, अब दादाजी तो पूछ लिए लेकिन दादाजी आंसर थोड़ी दिए, लेकिन आपके एग्जाम में जो ट्रैप क्वेश्चन आएंगे उसमें ऑप्शंस होते हैं। तो जितने भी ट्रैप क्वेश्चन है ना, उनको ऑप्शन का हेल्प लेके उसके कंडीशन को जस्टिफाई करके हम आंसर देते हैं। कभी भी ट्रैप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश मत करना। तो मैं इतना समझा रहा हूँ क्योंकि बच्चे पहले पहचान बनाए कि ये ट्रैप क्वेश्चन है। ट्रैप क्वेश्चन कहानी की तरह लगेगा, रियल लाइफ की किसी घटना की तरह लगेगा, बड़े बड़े लाइन में होगा, डेटा कम होगा, शब्द ही शब्द भरे होंगे उसमें, मतलब डेटा बहुत कम देगा, नंबर्स बहुत कम देगा, भाषा ही भाषा पूरा प्रश्न भरा है, पर लगेगा यार किसी टॉपिक से समझ नहीं आ रहा है, इन जनरल लगेगा। तो समझ भैया ये ट्रैप क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन से लगाना है। तो जहाँ पे हेडिंग लगाया हो ना, ये आप लोगों का रफ है कि फेयर है, फेयर बता रहे कहाँ है भाई, मैं कंप्लीट है कि छोटा है पहले से। चलिए जहाँ आप बेस्ड ऑन ट्रैप हेडिंग लगाए हो ना, उसी के जस्ट नीचे ब्रैकेट में लिखे ना solve only on help of the option, solve only on help of the option, या solve only help of the option, only help of the option, ठीक है। हमेशा कैसे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन बहुत
बहुत रेयर होगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वरना हमेशा ऑप्शन का ही सहारा लेंगे। सही है ना? चलो अब देखो, अभी इसको नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर वापस भी आएंगे। जैसे ये सवाल क्या कह रहा है भाई, हेलो ये स्क्रीन इधर दिखाएंगे। हाँ, जैसे क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति रास्ते में कहीं लड्डू बनाते हैं और सो जाते हैं। व्यक्ति उठता है, 3 बराबर हिस्से लगाता है, अपना हिस्सा खाता है और सो जाता है। शेष 2 व्यक्ति यही प्रक्रिया दोहराते हैं। यदि अंत में तीनों व्यक्तियों को बराबर लड्डू मिले तो बताओ प्रारंभ में कुल लड्डुओं की संख्या क्या थी? अब विद्यार्थी तो कंफ्यूज रहेगा, परेशान हो जाएगा कि कैसे लगाएं यार। अब देखो कहीं भी इसमें डेटा दिया है, सिर्फ कहानी की तरह लगा है। 3 व्यक्ति रास्ते में जा रहे थे और लड्डू बनाते हैं देर रात्रि के कारण, और उसके बाद तीनों बनाए लड्डू और तीनों सो गए। एक उठा, उसे लगा कि कोई नहीं खाया, उसने 3 बराबर हिस्से लगाया, अपना खाया और सो गया। दूसरा उठा, उसे लगा कोई नहीं खाया, वो भी 3 बराबर हिस्से लगाया, अपना खाया और सो गया। तीसरा उठा, उसे लगा कोई नहीं खाया है, फिर 3 बराबर हिस्से लगाया, अपना खाया और सो गया। लेकिन जब तीनों एक साथ उठे, सबको बराबर लड्डू मिला। बताओ कितने लड्डू बने? अब आपने मान लिया कि x बने, तब तो तुम लड्डू बनाते बनाते निकल लोगे। सही है नहीं सही? तो ध्यान रखना बाबू, इसको हम ऑप्शन से लेंगे। इसके कहानी के भाव को समझेंगे कि क्या ऐसा इसमें दिख रहा है जो ऑप्शन से हिट करेगा। तो हमें एक चीज दिख रहा है कि हर व्यक्ति उठ के उसे 3 बराबर भागों में बांट रहा है और हर बार बट भी जा रहा है। इसका मतलब राइट आंसर वही होना चाहिए जो 3 से कटे। तो तुमको कोई ऑप्शन में कहां दिख रहा है? 81 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये ऑप्शन होता तो सोचते सोचते हल्का हल्का परेशान करते थे, फिर बोलते जाओ मास्टर से पूछ गया ना, समझ गए? तो मतलब ये कहानी है। अब देखो 81 हो गया ना, हम आपको दिखाता हूँ 81 को कैसे बांटेंगे। अब 81 को 3 भागों में, 27 27 27, ठीक है ना? तो ये खत्म, अपने खा गया ना। अब कितना बचा? 54 मतलब 18 18 18, 36 बचा, तो 12 12 खाली कितना बचा? अब देखो 3 बार हो गया। अब तीनों एक साथ उठेंगे तो 8 8 8, अब तीनों खाएंगे, मामला समाप्त। अब सोचो इंसान थे कि जानवर 27 खा गए, एक बार में 27 खा गए। सुबह उठे तो 8 और खींचे। सोचो इंसान नहीं थे लोग। लिखो, नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। हाँ हाँ, अरे बहुत बहुत गंदा पूछता है। अरे बोल रहे छठ है, अब छठ है, समझने पाए भाषा क्या बोल रहे हैं? पहले बात तो ये मतलब 6 को 1.5 बार वो जोड़ने के बोल रहे हैं। अब ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जिसको कैलकुलेट करने में भी आपको समय लगेगा, लेकिन हाँ उस जमाने के लोग सीधा उल्टा पहाड़ा गिनती सब जानते थे। हाँ हो सकता है मैं तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि उस टाइम क्या था ऐसा, लेकिन उस टाइम के लोग का बेसिक फंडा बहुत क्लियर था। आज के बच्चे टेबल भूल गए, अपना जुगाड़ तो निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे, भूल गया था, लेकिन याद नहीं है। लेकिन उन लोगों को आज तक याद है। जैसे मैं हमारे कॉलेज में स्कूल में एक मास्टर जी थे, वो पहाड़ा अजीब प्रकार से याद करवाते थे जब हम लोग छोटे थे तब। जैसे मान लो जैसे 15 का पहाड़ा पढ़ना है तो 15 2 30 यहाँ पे चले, 54 बोले बच्चों 15 छक्का 7 15 28 9 35, वो ऐसा बड़ा याद करवा देते। तो कुछ अभी भी याद है, कुछ भूल गया है। तो अलग प्रकार की स्टडी थी पहले, हम लोग तो कुछ नहीं पढ़े हैं, वो लोग का तो बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग था। देखो ब्रदर, अगला सवाल सेमी कंसर्न है। क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति रास्ते में कहीं कुछ लड्डू बनाते हैं और सो जाते हैं। एक व्यक्ति उठता है और उसके 3 बराबर हिस्से लगाता है तो एक लड्डू बच जाता है, जिसे वो भिखारी को दे देता है और अपना खाया सो गया। दूसरा उठा, फिर वो 3 बराबर हिस्से लगाया और एक बच गया, अपना खाया, जो बचा उसको भिखारी को दिया और सो गया। तीसरा उठा, वही प्रक्रिया कर रहा है, 3 बराबर हिस्से लगाया, एक बच गया, तो जो बच गया वो भिखारी को दिया, अपना खाया और सो गया। जब तीनों एक साथ उठे तो 3 बराबर हिस्से लगाए तो एक फिर बच गया, जिसे वो भिखारी को दिया, तीनों अपना खाया और चले गए। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए कि भाई हर बार 3 भाग में बांटने पर एक शेष बच रहा है। इसका मतलब आंसर राइट वही है जिसको 3 से भाग देने पर एक रिमाइंडर है। सही है ना? अब उससे क्या दिख रहा है? 79 को 3 से भाग दो, एक रिमाइंडर आ जाएगा। 3 दूना 6, 18 बचेगा, 3 से 18 19 है, एक बच जाएगा, तो आंसर हो गया। अब ऐसे पकड़ लिया तो एक पुराना इक्वेशन बना लिया ना, तो तुम रिमाइंडर बचाते और एडजस्ट करते पागल हो जाओगे। तो इसे कहते हैं ब्रदर ट्रैप। बच्चा कैसे पहचान में आ रहा है? कहानी की तरह बोल रहा है ना, लंबे लंबे स्टेटमेंट बोल रहा है, डेटा नहीं दे रहा है, सिर्फ भाषा ही भाषा बोल रहा है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट नहीं दिख रहा है। समझ जाना जो ट्रैप है उसको ऑप्शन से ले जाओ, वरना बच्चे फंस जाओगे, बहुत गंदा पसंद। समझे? अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या संयोग है, भिखारी भी बदमाश नहीं रहा, वहीं बैठा हुआ है, बार बार एक बचा, जानता है कि एक बचेगा और हमको मिलेगा 79, और 79 है तो इसका मतलब 26 26 26 ही होगा ना, और एक बचाएगा, वो खाया, ये भी खाया, 26 ना 52, तो 17 17 17 51 हो गया, एक बच गया, भिखारी खाया, ये खाया, 34 तो 11 11 11 11 33 और एक 34, ये खाया, ये खाया, 22 तो 7 7 7 फिर एक भिखारी को दिया, और ये सब पे सब खाया और समाप्त होता। ठीक है ना? नोट कर लो। अच्छा नहीं आया, फिर भी जाना है तो जा सकते हैं, जल्दी आइएगा। दिया और दो और दिया, फिर जब आगे गया दूसरा पकड़ लिया, तो दूसरा पकड़ा तो उसको अपने पास का आधा दिया, 2 और दिया, फिर आगे बढ़ा तीसरा पकड़ लिया, उसने अपने पास का आधा दिया तीसरे को, फिर 2 और दिया, फिर जब एकदम बाहर निकला तो उसके पास एक ही ज्वेलरी बची। बताओ कितनी ज्वेलरी चुराया? अभी सब सवालों को अगर एडजस्ट करोगे इक्वेशंस में तो पागल हो जाओगे। तो इसको क्या करना है? ट्रैक क्वेश्चन से, यानी कैसे ले आना है? ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे ले आओगे? जैसे देखो मैं रैंडम ऑप्शन टिक कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल 36 36 सही होगा, 36। अब 36 का उसने क्या दिया? हाफ, 18, 2 और दिया, 20 दे दिया, कितना बचा? अब 16 का उसने आधा, 8 और 2 और दिया, 10, कितना बचा? अब 6 का आधा, 2 और दिया, 3 स्टेप के बाद अंत में क्या बचा उसके पास? एक बचा। जानते हैं जो नहीं है, मान लो हमने एंड्रॉइड उठा लिया, लेकिन मान लो हम ये उठाते तो वो पुराना करना पड़ता है, हो सकता है एक और अगले स्टेप में मालूम चल जाता। क्यों? पॉइंट्स में लगेगा, जैसे आराम से बढ़ जा रहा है। जैसे ज्वेलरी क्या है, एक इंटीजर नंबर में 2 ज्वेलरी 28 ज्वेलरी थोड़ी देगा। सुना कभी कभी सुना है कि हमने आपको 1.5 ज्वेलरी दिया, 1 ज्वेलरी दिया, 2 ज्वेलरी दिया ना, कुछ चीजें होती हैं जो काउंट होती हैं इंटीजर नंबर में। जैसे अब अंडे की बात करेंगे तो बोलेगा भाई ये 4 अंडा खा गया, हम तो ये 3.5 खा रहा, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है क्योंकि वो हम तोड़ फोड़ नहीं बता सकते, इंटीजर होती है। तो ज्वेलरी भी यहाँ पे काउंट हो रही है कंप्लीट नंबर में, तो कोई पॉइंट्स वगैरह में लगेगा तो वैलिड नहीं होता है।
नोट कर लो। चलिए नहीं, अब आ जाओ भैया थोड़ा सा पीछे। अब इस सवाल पे अब हम आपको ये सवाल बताएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस सवाल को पढ़ के कि क्या आंसर होना चाहिए। तो ये सवाल तो लग जाएगा, इसको ऑप्शन से लेके जाने की जरूरत नहीं है, ये तो लगेगा। लेकिन ऐसा सवाल भी जो लोग बच्चों ने खूब पूछे हैं आपसे, जरा पढ़िए एक बार क्या कह रहा है। क्या बाबू? हाँ हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन ए। आओ अच्छा बता दो, ध्यान से सुनना। देखो ये वो सवाल है बच्चे ना जिनमें कोई रूल काम नहीं कर रहा है, एक आपका कॉमन सेंस काम करेगा। ये वो सवाल है ना जिनको परीक्षा में आता है ना, तो हम आप कोई भी हो एक बार जरूर इसमें इंटरप्ट हो जाता है, ठीक है ना। देखो मैं उनमें का टीचर नहीं हूँ बता जो मैं तुमको डरा दूं या ऐसा भाव बना दूं कि मैं भगवान हूँ। हाँ नो डाउट आपके लिए मैं बहुत कुछ हो सकता हूँ, आपसे बहुत ऊपर की चीज हो सकता हूँ मैं, हमारी मैथ्स आपसे बहुत ऊपर हो सकती है, लेकिन मैं भगवान तो नहीं कह सकता ना। इस फील्ड में 13 साल 14 साल 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो डाउट हमारी काम है, इतना बड़ा मेरे पास है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इस तरह के कोई भी सवाल किसी भी व्यक्ति के सामने रखते हैं, इंक्लूडिंग मी या मेरे जैसे पढ़ाने वाले भी लोग, एक बार ऐसा सवाल है ना जो इंटरप्ट कर देते हैं। शायद आप इसको सोच ही ना पाओ, शायद हम सोच भी ले जाएं, तो न बता के मैं 4 मिनट 5 मिनट समय ले लूँ, कोई सवाल हो सकता है। तो ये उस प्रकार का सवाल है जो किसी को भी कहीं भी इंटरप्ट करा सकता है। क्यों? इन जनरल गाँव में सुना था कट बेटी सवाल वैसा है, ये दिमाग में क्लिक किया तो आंसर दोगे, नहीं क्लिक किया माथा पूरी कर लो, कुछ नहीं आने वाला है, सर पढ़ लो फिर भी नहीं क्लिक करेगा, मतलब एज लाइक वे हैव रीजनिंग क्लिक करने के ऊपर है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल कनेक्टिविटी नहीं होने वाली है। तो देखो मैं बताता हूं कैसे। क्वेश्चन क्या है, दूध से भरा 20 लीटर का एक ड्रम है और एक दूध वाले के पास बिना किसी कैलिब्रेशन के केवल 2 बर्तन 3 लीटर और 5 लीटर के हैं। उसे ग्राहक के लिए 4 लीटर दूध कम से कम प्रक्रिया में दूसरे बर्तन का उपयोग किए बिना मापना है, मतलब ग्राहक को 4 लीटर दूध देना है और बिना किसी और बर्तन का प्रयोग किए बिना मापना है। इस कार्य के लिए कितने ऑपरेशन की आवश्यकता होगी? जब एक ऑपरेशन की गणना की जाती है यदि दूध को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में स्थानांतरित किए नहीं कि ये गणना हो जाएगी। सुना आप सवाल है, 3 फुटाक फेंकेंगे मैडम, 3 महीना पाएंगे। अब मेरे प्रश्न तो सुनो, पहले तो बहुत प्रश्न नहीं समझ में होंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि उसके पास 20 लीटर का एक ड्रम भरा है दूध से, और उसके पास मेन बर्तन दूध का है जो 20 लीटर का ड्रम है पूरा भरा हुआ है, ग्राहक आ रहे हैं उनको उसी में से देना है। हमारे पास मापने के लिए 2 ही यंत्र है, 3 लीटर और 5 लीटर। अच्छा अलग कोई यंत्र नहीं और हमको प्रयोग नहीं करना है, लेकिन जो 3 लीटर और 5 लीटर का बर्तन है ना उसमें कोई कैलिब्रेशन नहीं है। कैलिब्रेशन का मतलब समझते हैं? निशान। जैसे आप देखते होंगे कि 4 लीटर का अगर कोई बर्तन है तो लिखा रहता है 1 लीटर यहाँ है, 2 लीटर यहाँ है, 3 लीटर यहाँ चल रहा है, निशान लगा रहता है ना, बोलना। लेकिन इसने पहले कह दिया कि दूध वाले के पास बिना किसी कैलिब्रेशन के 2 बर्तन है, मतलब बिना निशान के 2 बर्तन है, और निशान लग जाएगा तो नाप लिया ना 4 लीटर। तो बताओ कितनी प्रक्रिया में दूध नापी जाएगी 4 लीटर की, और एक प्रक्रिया मानी जाती है जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में दूध ट्रांसफर होता है। आइए नाप लेते हैं। पहले तो हमारे पास 20 लीटर का ड्रम है, अगला 3 लीटर का है, अगला 5 लीटर का है। कैसे नापोगे भैया देवी, कैसे नापेंगे बताइए? आप कहीं भी रखिए, लेकिन एक बार मिल्क एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गया नहीं कि हम एक प्रक्रिया मान लेंगे। ध्यान इतना ही है, और ध्यान रखें एक स्टेटमेंट बोला है, जब ये होने इस कार्य के कितने ऑपरेशन की आवश्यकता होगी। हाँ ध्यान रखना, इसमें कम से कम लिखा ना, हाउ मेनी मिनिमम ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम प्रक्रिया में नापना, ऐसा नहीं कि नापने के लिए 22 प्रक्रिया अपना दीजिए, कम से कम प्रक्रिया, उससे कम नहीं हो सकता, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन है। सुनो बताता हूँ, एक कॉमन सेंस की बात है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एक सीक्वेंस में होते हैं। और बता दूं आपको जानकारी के लिए 3 टाइम्स सीजीएल में आ चुका है, और जानकारी आनी होगी तीनों बार सेम आया है, और एक लाइन भी बदला है, 3 टाइम्स सेम सवाल हो सकता है कि आप आपसे पूछ ले, तो बहुत बढ़िया सवाल है। कैसे करेंगे? देखो 20 लीटर वाले का हमने दूध डाल दिया, किसमें 5 लीटर वाले का भर दिया, तो ये 15 हो गया, और ये तो 0 नहीं है, और ये कितना हो जाएगा? देखो एक प्रक्रिया लेना पड़ेगा पहले, लेकिन हमारी प्रक्रिया अब बताइए, बताओ एक प्रक्रिया हो गई, हमने पलटी मार दिया मिलकर एक प्रक्रिया हो गई। अब बताओ अगली प्रक्रिया में हम किसको भी भर दें, तो दोनों तुम भर दिए, फिर भर देंगे, दोनों भर नहीं छूटा, तो फिर 2 रास्ता, या तो अगले बर्तन में या तो इसमें पलटी मारे, और अगले बर्तन को हम तभी देंगे तो मेरे को 4 नाप लेंगे हम, अभी तो नाप ही नहीं पाया 4 लीटर, तो अगली प्रक्रिया में इसमें तो भरेंगे नहीं। अच्छा ये भी नहीं करेंगे कि अब ये वाला इसमें डाल दें, नहीं तो पहले ही थे, मतलब बस फालतू की प्रक्रिया नहीं है। तो हमारा दिमाग ये कहता है कि 15 लीटर और यहाँ से डाल दो इसमें 3 लीटर और यहाँ बचेगा, सही है। अब ध्यान देना, ऐसा नहीं कि फिर इसको भी भर देंगे, ये तो पहले भी कर सकते थे। ऐसा भी नहीं है कि इसको इसमें डाल दो तो फिर हम ये प्रक्रिया पहले भी कर सकते, पहले इसमें डाल दिया होती है, ऊपर मिल जाता है हमको। इसका मतलब ये पक्का है कि अगला स्टेप जो एक तो हमें कॉमनली दिख रहा है वो तो नहीं ले सकते, अगला स्टेप इसको इसमें डालो 18 तो 0, और ये अगर इसको इसमें डाल दिया यहाँ आ जाओगे, इसको इसमें डाल दिया ये तो पहले थे, इसका मतलब फिर से हमारा सेंस यही कहता है कि इस वाले को इसमें डालो और ये 0। अब इसको इसमें डालना है, इसको भरना भी नहीं है, अब करना है सॉरी इसको इसमें डालना नहीं है, इसको उठा के इसमें भर देना है, तो ये 13 2 और अब देखो ये 13 तो है, इसमें 3 आता है, एक खाली है, ये 5 है, इसमें से इसमें डालेंगे तो इसमें 1 लीटर जाएगा, 3 तो पक्का है कि यहाँ जो बचेगा क्या होगा। तो देखो 4 का नाप लिया ना, इससे कम प्रक्रिया में हम नहीं नाप सकते।
क्रम एकदम सीक्वेंस में, पहले इसमें फिर 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 इसमें, ऐसे एक क्रम बना हुआ है, ऐसे इसी क्रम में अपना कितने बढ़िया 1 2 3 4 5 हाउ मेनी मिनिमम प्रोसेस, कितने प्रोसेस होंगे 6। ये एक बड़ा सवाल बच्चे एक्सेप्शनल है, थोड़ा जाके इसको एक बार फिर से अध्ययन कर लेना, रिवाइज कर लेना, और 3 टाइम्स आ चुका है, हो सकता है आपको मिले, तो ऐसा सवाल है। देखो अगर आप जान रहे हो तब तो बढ़िया है, आप नहीं जानोगे तो थोड़ा बोलिए, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चले नेक्स्ट चले, तो ये हो गया बच्चे, ये तुमने करी, ये तुमने कल कर लिया, ये भी कर लिया। हाँ अब देखो ये सवाल ट्रैक क्वेश्चन से थोड़ा बाहर है, मतलब कंसेप्चुअल सवाल है। ट्रैक क्वेश्चन हमारे वही 3 4 थे, तुमने पीछे किए, ठीक है ना। ये देखो एक कंटेनर ABC में कुछ लीटर पानी भरा है, बर्तन A का 1/3 पार्ट बर्तन B में, और B का 1/4 पार्ट बर्तन C में, और C का 1/10 पार्ट बर्तन A में मिला दिया गया, तो अब तीनों कंटेनर में 9 लीटर पानी की क्षमता बराबर हो जाती है। तो बताएं इनिशियल कैपेसिटी क्या थी, प्रारंभिक अवस्था क्या थी। ध्यान से मेरी बात समझना, प्रारंभिक अवस्था क्या थी। तो देखो हमारे पास 3 बर्तन है, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, 3 बर्तन है। तीनों बर्तनों में क्या बना है, पानी। कितना पानी है हमें नहीं पता, लेकिन क्या है कि पहले बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे में, दूसरे का 1/4 भाग पानी तीसरे में, तीसरे का 1/10 भाग पानी पहले में मिला दिया, तो तीनों की क्षमता एक समान हो गई। कितनी हो गई, 9 लीटर 9 लीटर 9 लीटर, ऐसा बोला ना। तो बताओ इनिशियल में क्या थी। बहुत बढ़िया सवाल है, आज हमने जितने सवाल पढ़ाए ना सारे बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार कंटेंट है। ध्यान देना क्या कैसे करेंगे इसको। देखो अगर इसको बेसिक से लेके गए, अगर आप आर एस अग्रवाल जी की बुक फॉलो करते हैं तो देखना आर एस अग्रवाल जी की बुक्स में ये मिल जाएगा आपको रेशियो में, और सॉरी रेशियो में या मिक्सचर में मिल जाएगा। तो रेशियो मिक्सचर से रिलेट करता है ना, तो मिल जाएगा। तो आप पाओगे कि इसको उन्होंने बेसिक से सॉल्व किया है अग्रवाल जी की बुक में, और ये करीब 3 पेज में सोल्यूशन दिया है, 3 पेज में। सोच बेसिक बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन मैं तुमको सिर्फ 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन दूंगा, मैक्सिमम 2 लाइन में। सिर्फ एक लूप होल समझना है इसमें, क्या आइए समझते हैं। तीनों बर्तन में कुछ पानी था, बोलो और कितना लीटर पानी था पता है, नहीं पता, लेकिन तीनों पानी था ये कंफर्म है। कितना पानी लीटर नहीं पता, बट तीनों पानी है। यहाँ का 1/3 निकाल के यहाँ मिलाया, अब यहाँ कितना था नहीं पता, उसका 1/3 कितना होगा नहीं पता, इसमें मिला दिया, तो इसमें अपना पानी का लेवल होगा। जब मिलाया तो पानी का लेवल क्या होगा, और बढ़ गया होगा, तो अपना और बगल वाले से जो पानी आया, ये जो पूरा यहाँ मिला उस पूरे से 1/4 निकाला, इसमें मिलाया तो इसमें अपना पानी का लेवल होगा, मिला दिया और कितना लेवल बढ़ गया। तो यहाँ पूरा लेवल है, इस पूरे लेवल का 1/10 निकाला, तो यहाँ कितना बचा बताओ, 9, क्योंकि अब ये आगे बचा नहीं रहा है, यहाँ से इसमें मिला दिया ना, तो जो अपना था जो बाहर से आया पूरा जो पानी था उसका जब 1/10 निकला, तो यहाँ कितना बचा, 9 बचा। इसका मतलब गारंटी है कि इसमें कुल क्षमता कितनी थी, 10 की। अब प्रश्न कैसे, मुझे आपको पहले बोले ना, मुझे आपको पहले पता था, आप पहले जानते रहे हैं, झूठ बोलते हैं, पहले से आप जानते थे, आपको पहले से पता था, बाजी मार गए, ऐसे कैसे तो कमा देंगे, हमारे दिमाग में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले से भी बताया है, जानते तुम भी हो, निकालने की क्षमता तुम्हारे में भी है, बात है कि दिमाग नहीं पहुंच रहा है, मैं बताऊं कैसे, मैं कैसे समझा। इसने कहा इसमें से 1/10 निकाला तभी ना बचा, तो 1/10 निकाला, इसका मतलब था कुल कितना उसमें, पढ़ने निकाला दिया, परसेंटेज फ्रैक्शन पढ़ने लिखने सिखाया ना, 1/10 निकाला तो कितना निकाला 1, इसका मतलब टोटल था कितना, तो बचना कितना चाहिए, संयोग से 9 बचा भी है, बचना चाहिए 9, रियल वैल्यू क्या है 9, 9 की वैल्यू 9, 1 गुना इसका मतलब कितना 10 था, और मान लो 18 बचता तो 9 गुना इसका मतलब क्या था 30 था, मान लो 27 बचता तो 9 तरीक इसका मतलब कितना था 30 था। समझ समझे बात कहां से बगल में आ रही है, बात तो यही बगल में आ रही है, यही बात तो पढ़ लिया काम कर लिया। इसलिए मैं शुरू से बोला हूं कि परसेंटेज फ्रैक्शंस लिखना पढ़ना कन्वर्जन करना वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर वो नहीं आता तो फिर आपको मैथ की समझ अच्छी नहीं है, तो वही कहावत है शेर पालो कुत्ता पालो में भी लाइलाज मारिया। तो वो ये बात तो क्लियर हो गई, इसमें 10 था, 10 का 1/10 निकला, 10 का 1/10 निकला मतलब कितना निकला 1, तो कितना बचा, और वो 1 लेके आए और इसमें मिलाए, और जैसे 1 मिलाए ये कितना बन गया, ये कितना बन गया भाई, निकला है तो मिला भी है, और फाइनल कितना हो गया 9, इसका मतलब यहां से 1 लेके गए मिलाए तो कितना हुआ, पर नहीं मिलाए तो इसका मतलब 8 था, नहीं मिलाया इसका मतलब 8 था, और 8 कब था जब 1/3 निकल चुका है। अरे भाई इसमें से निकाल के लाए तुमने मिलाए हो, तो जब इसमें मिलाए तो 9 हो गया, अंदर मिलाने से पहले 8, तो 8 कब था जब 1/3 निकल चुका है, तो 1/3 निकल चुका है तो शेष कितना बचा है, 2/3 बचा है, इसकी वैल्यू कितनी है 2 चौके 8, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12, 1 का मतलब 100%, यानी इसकी कुल कैपेसिटी हमने निकाल लिया, इसकी क्षमता कितनी थी 12, और हमें ऑप्शंस में पहला ऑप्शन 12 चाहिए, तो 2 मिल चुका है। एक जगह बता कसम मजा आ गया होता है, सेटिंग मारता वही पता था, तो ठीक करना बनता है परीक्षा में मिले, तो 1 तो 12 आ गया, अब देखो उसका 12 आ गया, अब यहां से कितना निकला, तो 12 में से 1/3 निकला मतलब 4, समझ आ रहा है ना, 12 में से 1/3 निकला मतलब इसका मतलब इसमें हमने कितना मिलाया है 4 लीटर मिलाया है, तो अपना पानी और 4 इधर से आया, वो पानी पूरा मिला के जो हो गया होगा उस पूरे में से 1/4 निकला है, तभी यहाँ भी 9 बचा होगा, मिलाने के बाद हमने फाइनल निकाला क्या कितना बचा 9, तो 1/4 निकला तो 9 बचा, इसका मतलब शेष कितना था 3/4 जो 9 के बराबर था, तो 1 किसके बराबर आया, 1 आया 12 के बराबर, 1 आया 12 के बराबर, यानी 12 के आगे इसकी कुल क्षमता आ गई, लेकिन क्या इसकी कुल क्षमता 12 थी नहीं, इस 12 में 4 यहाँ से भी आया है, तो पूरी क्षमता 12 में 4 यहाँ से आया, तब ये 12 बना, खुद कितना था, इसका मतलब ये वाली जो कैपेसिटी थी खुद की वो कितनी थी 8, अब तो पकड़ में आ गया,
तो ये 7 है। 8 हो गया पक्का। अच्छा अब जब यहाँ से 1/4 निकला तो खुद का 8 का निकला कि पूरे का निकला, ये बात बोल रहा हूँ। अब जब 1/4 निकाल रहे हैं तो कुल क्षमता 12 में से निकाल रहे हैं कि केवल 8 में से? 12 में से निकाल रहे हैं, जो कि इसका 8 और 4 जो आया था तो 12 में से निकल रहा है। तो 12 में से 1/4 निकला, कितना निकला? 3 निकला। 3 जैसे ही मिलाए 10 हो गया। इसका मतलब खुद कितना था? खुद था ये कितना? 7 लीटर। 1-2 स्टेप में आंसर है। समझने कितना बारीकी से आंसर निकल रहा है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। वरना अगर आप थोड़ा सा स्लिप हो जाएंगे तो मामला एकदम से गड़बड़ जाएगा। और सुनो 100% बच्चों में से 10% बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह की बात सोचेंगे। अभी ऐसा सीजर कट ऑफ देखा ना, नहीं आ जाएगी। बचपन में वही दिन अच्छे थे हमारे, बहुत अच्छा खासा कट ऑफ खींच लिया। अभी कट ऑफ खींचा है, अच्छे मार्क्स गए हैं कट ऑफ के, वो उसके पीछे 2 कारण। पहला, बच्चे आजकल मेहनती भी हैं, मेहनत भी खूब कर रहे हैं। कट ऑफ हाई मारना इसका मतलब गारंटी है कि पेपर का लेवल बहुत टफेस्ट नहीं है, इजी एंड मॉडरेट आ रहा है। एक लेवल भाग जाना कट ऑफ का, तो ऐसी बात है पेपर भी बच्चों के फेवर में होगा। तो कट ऑफ खींचा, जो नहीं पढ़ता उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो पढ़ता उनकी आसान होगा तो पेपर लेवल खींच गया ऊपर। तो कई बात है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेहनत कर रहे हैं लोग, पेपर का लेवल इजी एंड मॉडरेट है। और एक और कहानी है कि कट ऑफ भाग जाना, नॉर्मलाइजेशन भी एक वजह है जिसकी वजह से कट ऑफ इतने चले जा रहे हैं, वरना कट ऑफ कभी गए नहीं है। नॉर्मलाइजेशन कई लोग जिंदगी बना रहे हैं, कई लोग जिंदगी बिगाड़ रहा है। पता चला कि आपका शिफ्ट इजी था और आप बढ़िया मार्क्स खींच लिए, आप पढ़ने में भी टैलेंटेड हैं। इसका शिफ्ट टफ था, हाँ देखिए इसका शिफ्ट क्या था? टफ था। और ये पढ़ने में भी थोड़ा सा मॉडरेट है लेकिन टफ था, तो नॉर्मलाइजेशन में इसको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और आपका एवरेज करने के लिए डिक्रीज करने लगेगा। तो नुकसान किसका होगा? आपका। फायदा किसका होगा? इसका। तो नॉर्मलाइजेशन कभी कभी लोगों की किस्मत बदल दे रहा है। कई बार ऐसा होगा ये मार्क्स की पूर्णांक है 200 का, मार्क्स पाएगा 220। सुना आप लोगों ने कभी? हंगामा हुआ था पिछले साल भी इस चीज पे। टॉपर्स के मार्क्स 200 में 220 नंबर, कैसे हो सकता है? मतलब 100% मार्क्स है और आप 120% मार्क्स पा रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कभी हो जाए तो मतलब ओवरऑल कंसर्न ये कि पढ़ने वाले लोग हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करो, सिलेक्शन होगा। और मैंने क्या बोला, इस तरह का सवाल केवल 100% फॉर्म भरने वालों में 10% लोग सोच पाते हैं ऐसा, जो मेहनत कर रहे हैं। 10% लोग सोच पाएंगे और उन 10% में भी 5% ऐसे लोग हैं ना जो इनसे भी ज्यादा शार्प सोचेंगे, जो आपकी अंदर से दिल लगा देने वाली घटना हो जाएगी कि सर इतना दिमाग पहुंचता कैसे इन लोगों का। अब यहाँ मैं बताता हूँ और मैं आपका दिमाग पहले पहुंच चुका हूँ, क्या ध्यान रखना, दिमाग पहले पहुंच चुका। मैं आपको शुरू से कहता हूँ कि ऑप्शंस में निगाह रखा करो। अच्छे सवाल ऑप्शन से सपोर्ट करते हैं बहुत डेंजरस फॉर्म में, अगर आप ध्यान नहीं दिया मामला चौपट जाएगा। समझना? अब सोचो, आप सोचोगे ऑप्शन से कैसे करें, ऑप्शन से हिट कैसे करें, ऑप्शन से सेट कैसे करें, ये तो भी करानी चाहिए। देखो ऐसा पूरा दिमाग लगाना, सुन के जान के भी आपको मजा आएगा कि सर वास्तव में यहाँ तो दिमाग ही नहीं पहुंचा। जैसे मानो आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और उसकी माँ उसे आनंद में नहलाने ले गई और 3 बाल्टी रखा है, तीनों में पानी रखा है। कितना कितना पानी उसमें भरा पड़ा है हमको आपको नहीं पता, कुछ इस बाल्टी में कुछ इस बाल्टी में थोड़ा पानी भरा है। और एक बर्तन है, उस बाल्टी के अंदर बच्चे को माँ नहलाने ले गई, माँ को कुछ काम आया, माँ चल गई काम करने, बच्चे को आंगन में छोड़ दिया। मानो बच्चा एक एक्टिविटी कर रहा है, इस बाल्टी का पानी इस बाल्टी में डाला, 1/3 हिस्सा, और इस बाल्टी का 1/4 हिस्सा वो इसमें डाल दिया। उसको नहीं पता था, बस मिक्स कर रहा है और फिर इसका कुछ हिस्सा डाल दिया उसने पहले में। अब मैंने कहा कि अब इसकी क्षमता संयोग मात्रा बराबर हो गई 9 9 9। बोला पहले क्या थी? तो पहले चाहे जो भी थी बच्चे, पानी इस बाल्टी का इस बाल्टी में ही घूम रहा है या कहीं बाहर जा रहा है? बाल्टी में घूम रहा है। तो इसमें से इसमें मिलाने के बाद अगर 9 9 9 तो 9 3, इसका मतलब इनिशियल में भले ही कुछ और हो लेकिन सम तो इनिशियल का भी 27 आना चाहिए। 9 9 9 क्षमता तो बराबर ही होगा ना, पानी की बात हो जा रहा है। हमने इस एक्सरसाइज कुछ लोग को यहाँ बैठा दिया, कुछ लोग यहाँ बैठा दिया, सम वही होगा, फिर बदल दिया, इधर उधर कर दिया, सम तो वही आएगा ना। तो 27 आगे तो शुरू में कितना होगा? 27। तो चाहे जो भी हो हमारा आंसर वही होगा, सम कितना आएगा? 27। तो मतलब तुम पाओगे कि गारंटी है कि लेबर कास्ट कितना है? 4 है। कच्चे माल की लागत में, जैसे आप घर में सोफा सेट बनाते हो तो क्या करना पड़ता है? उसे लकड़ी देना पड़ेगा, उसे और भी कपड़ा जो भी उसमें गद्दा लग रहे हैं ना, जो भी लग रहा है उसको देना पड़ेगा। उसके बाद वो अपनी मजदूरी लेगा, तब ना वो सोफा सेट बनकर तैयार होगा। तो उसमें क्या लगा? रॉ मेटेरियल खर्चा और लेबर कास्ट, और उन दोनों को जोड़ देगा तो क्या बनेगा? उसका प्रमुख लागत, प्राइम कॉस्ट कितना है? 4 है। कच्चे माल की लागत में 5:7 के अनुपात में वृद्धि हुई, रॉ मेटेरियल की लागत में 5:7 के अनुपात में वृद्धि हुई और मजदूरी में 4:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। एक वस्तु की वर्तमान प्रमुख लागत ज्ञात कीजिए यदि वस्तु की प्रारंभिक मूल्य 50 रुपया, यदि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है? 50, तो जाहिर सी बात है फिर ये 40 है और ये 10 है। इसका मूल्य ऐसे बढ़ा, इसका मूल्य ऐसे बढ़ा, तो अब क्या होगा? तो देखो पहले 5 था लेकिन पहले 10 था, 2 गुना। तो आज मूल्य क्या हुआ? पहले 4 था, पहले 40 था, कितना हुआ? 10 गुना। तो आज कितना है? तो आज 14 और 90 100। तो वही तो पूछा हमसे कि आज मूल्य कितना होगा? तो आज मूल्य 104 होगा। सही है? छापिए। कर लिया भैया? हाँ, थोड़ा सा कोशिश करिए जल्दी से फटाफट बताने की कोशिश करिए क्या आंसर होना चाहिए। सोने के 3 गट्ठर है, उनका वजन दिया है, पहले 2 को बढ़ाया गया तो नया अनुपात हो गया। तो बताना है आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो 3 सोने के ढेर के वजन का अनुपात 5, 6 और 7 है। ठीक है, पहले 2 ढेर का कितना वजन बढ़ाया जाए ताकि इनके नए वजन का अनुपात 7, 6, 5, नए वजन का अनुपात 7, 6 और 5 हो जाए। ध्यान देना, इनिशियल में पहले 3 ढेर, तो पहला और दूसरा और ये तीसरा,
5 6 7 है। पहले दो ढेर को कितना बढ़ाया जाए, कितने अनुपात 7 6 5 हो गया, ठीक है ना, 7 6 और 5 हो गया, ठीक। तो पहले 3 ढेर ये है, पहले दो को कितना बढ़ाया जाए कि अनुपात 7 6 और 5 हो जाए। अब बताओ किसी एक रेशियो का किसी दूसरे रेशियो से कंपैरिजन हम करते हैं, नहीं करते। कब करते हैं कंपैरिजन, जब ये सेम फॉर्मेट के हो या इसमें कोई कंडीशन अप्लाई हो। तो देखो ये सेम फॉर्मेट के तो नहीं है, इसमें एक कंडीशन अप्लाई हो रहा है, क्या पता है, पहले दो वेक्टर को या पहले दो ढेर को तो बढ़ाया गया है, लेकिन तीसरे वाले को बढ़ाया गया क्या, तो तीसरा वाला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना, ये तो कंडीशन लगेगा, तीसरा वाला बराबर होना चाहिए। यहाँ कर दो 5, थोड़ा समझ लो, यहाँ 7 तो सब में 7 और यहाँ 5 तो सब में 5, तीसरा ढेर हो गया बराबर। जब तीसरा ढेर बराबर हो गया, देखो कितना निकला, देखो 25 से 49, तो 24 बढ़ा किससे, 25 से, बोलो भाई 25 से 49 तो कितना बढ़ा, 24 किससे पहले से, 12 से 42, सॉरी 30 से 42 तो कितना बढ़ा, 12 किससे पहले से यानी 30 से, तो जाएगा 6 2 12 6 पंजे, तो भैया आंसर क्या होगा, एक बार 24 बटा 25 और दूसरा 2 बटा 5, ठीक है ना, 24 बटा 25 और 2 बटा 5। उसके बाद मैथ है, उसके बाद रीजनिंग है, उसके बाद बायो है, उसके बाद 3 ही क्लास है ना, हाँ ठीक है। तो मतलब मेन 2 सब्जेक्ट मेन चल रहे हैं आपके, रीजनिंग और मैथ्स, अरे सॉरी बायो चल रहा है और मैथ, और चलो रीजनिंग खत्म हो गया, इंग्लिश खत्म हो गया, तो दो तो खत्म ही हो गया, तो मैथ तो चल ही रहा है भाई। एसएससी सीजीएल या किसी भी इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश। कुछ एग्जाम्स में ऐसे रेलवे वगैरह में इंग्लिश नहीं आती, तो क्या वो मैथ्स और रीजनिंग, तो ये मेन सब्जेक्ट हो गया आपका, इंग्लिश और रीजनिंग तो खत्म हो गया, तो एक ही सब्जेक्ट बचा है आपका मैथ्स तो चल रहा है, बाकी सब्जेक्ट तो भाई जीएस में ही चलने वाले हैं। हमको लगता है कि तुम लोग इंग्लिश चल रही थी ना, इसलिए आप नहीं जा पा रहे हो, आगे चलें। मैथमेटिक्स वाला लेट चला, हाँ तो एडवांस मैथ्स तो शुरू में लगा था, तो तुम लोगों ने बोला कि मैथमेटिक्स पढ़ना पहले, कोई एक ही लग पाएगा ना, दोनों लग पाना, दोनों लग जाएगा तो मतलब मैथ ही चल रहा है, खाली एक स्लॉट बचेगा उसमें रहेगा। नहीं लेकिन एक टाइम दोनों लगेगा, हो सकता हो कि ऐसा हो जाए आने वाले कुछ समय में, जैसे हमारा 3 4 टॉपिक समाप्त हो गया तो 3 4 टॉपिक के लिए एडवांस भी लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो लगेगा तो एक ही लगेगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट ये देखो बच्चे बढ़िया सवाल है, क्या है, कच्चे माल श्रम लागत और परिवहन लागत, कच्चे माल रॉ मटेरियल, श्रम लागत लेबर कास्ट, परिवहन लागत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का व्यय अनुपात क्रमशः 7 5 और 8। यदि इसकी लागत में 12.5%, 16% और 17% वृद्धि हो, इसकी लागत में 12.5%, 16% और 17% की वृद्धि हो, जिससे उसकी कुल लागत में 6500 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। यदि वस्तु की कुल लागत कच्चे माल श्रम लागत और परिवहन लागत का योग है, तो वस्तु की मूल लागत ज्ञात करें, वस्तु की मूल लागत ज्ञात करें। ध्यान से समझना, रॉ मटेरियल, लेबर कास्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का जो अनुपात है वो 7:5:8 है, 7:5:8 है। सबके प्राइस इतना इतना और इतना बढ़ा, तो अब कुल कितना बढ़ गया, 6200, कुल कितना बढ़ गया 6200। तो बताना है कि बताओ यदि वस्तु की कुल लागत कच्चे माल श्रम लागत परिवहन लागत का योग है, वस्तु का जो कुल प्राइस है ना, रॉ मटेरियल लेबर कास्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कास्ट का क्या है, योग है, तो बताओ क्या लागत थी। तो चलो भाई इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट बढ़ा, तो कुल निकालना है कि पहले ये तो पता करो कि कुल कितना परसेंट बढ़ गया, इसके लिए क्या लगाया बताओ, जैसे यार परसेंट बढ़ा है, ये इतना परसेंट ये इतना परसेंट इतना परसेंट, तो फाइनल एग्रीगेट कुल कितना परसेंट, तो जैसे आपको आना चाहिए, माने इसलिए परसेंटेज पहले बढ़ाया है, जिसको रेफरेंस लें, मॉडरेट वैल्यू को रेफरेंस लेते थे, कितना कम है 4 7 28, क्यों भाई है कितना अधिक है, कितना अधिक है, 8 लोग 8% अधिक है, तो 16.5% इनको 28 से 8 अधिक है, 8 दे दो तो अभी भी कितना कम है, अभी 20 कमी है, अभी 20 कमी की पूर्ति तो कोई और है नहीं, तो 20 की कमी है, पूरा मिलकर चलेंगे तो 7 और 5 12 8 20, इसका मतलब सब लोग कितना चलेंगे 1%, और 1% निकलेगा तो क्या हो जाएगा 15 पॉइंट, इसका मतलब फाइनली एग्रीगेट, इसका मतलब फाइनली एग्रीगेट कुल कितना बढ़ गया 15.5%, ठीक है। तो पिछला कंसेप्ट दिक्कत कर रहा होगा आपको, पिछला भूल गया था, कैसे समझाएगा, जेएसएम तो हमने पढ़ा है ना, जेएसएम पे हमने काफी सवाल भी किए हैं, अब जेएसएम की तरफ दोबारा तो नहीं जाएंगे, रिवीजन तो करना पड़ेगा। अब आगे की कनेक्टिविटी पीछे से है, यानी आप जो पीछे कंसेप्ट पढ़ चुके हो उनका आगे के चैप्टर्स में कनेक्टिविटी है, ध्यान रखना पड़ेगा। मैं दोबारा बता देता हूं, लेकिन अब कंसेप्ट चाहोगे जेएसएम दोबारा बताएं तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग बदला एक चैप्टर पढ़ते रहेंगे। जेएसएम का फंडा ये था कि आपको इनमें से किसी एक को रेफरेंस लेना है, चाहे किसी को ले लो, जूनियर सीनियर किसी को भी, लेकिन हम किसको ले रहे हैं, हम मॉडरेट को ले रहे हैं। हमने माना कि सब कितना बढ़ा 16.5% बढ़ा, सबके सब कितने बड़े 16.5, तो इसका मतलब सबको 16.5 होना है, लेकिन ये तो 16.5 से 4 कम है और 7 लोग हैं, 28 की कमी है इनको 16.5 होने की 28 चाहिए। इनसे बात हुई तो ये एक अधिक है, इसके अंतर को देखो तो एक अधिक है, 8 लोग तो 8% अधिक है। हमने कहा यार इनको 28 चाहिए तो 8 ज्यादा ले लो, कम से कम 8 ही तो दे दो, 8 दे दो, अभी भी कितना कम है 20, अभी 20 की कमी की पूर्ति के लिए कोई चौथा व्यक्ति तो है नहीं, तो जब ज्यादा होने पे आपस में शेयर करते हैं तो कम भी होने पे आपस में शेयर करेंगे, तो इन सबका सम भाग दो, कितना है 1%, तो 16.5 से 1 निकल के क्या आ जाएगा 15.5, तो ये 15.5% जो है ना, ये कुल एग्रीगेट फाइनल बढ़ा, जबकि गलत बात है, सवाल में दिया कितना है, क्या बोला, जिससे वस्तु की कुल लागत में 6200 रुपए की वृद्धि हुई, जबकि परसेंट में कितनी वृद्धि हुई 15.5, और वो क्या बोल रहे हैं 6200। इसका मतलब 15.5 की वैल्यू है, तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है, सी भी आ जाएगा, इसका लागत भी आ जाएगा, तो 100% कैसे निकलेगा, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, देखो 15.5% दिस, तो 1% तो 6200 बटे 15/5, तो 100% तो 6200 बटे 15/5 into 100, ऐसे करके काटेंगे पड़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको रास्ता बताता हूं, ध्यान से सुनना। 15.5 को तुम 31/2 लिख सकते हो, क्या जल्दी होना, यस और नो लिख सकते हो ना, 31/2 का बात दोगे ये आएगा, अब देखो 31 का 200, 1% की वैल्यू 400, 100% की वैल्यू, देखा कितना फास्ट हमने जवाब निकाल लिया, वरना यही 15/5 का भाग देते समय लोग कैलकुलेशन में आना उससे पूछते हैं, ठीक है। और जेएसएम नहीं लगाओगे तो यहाँ फंसोगे,
जैसे हम कहाँ पढ़ा है परसेंटेज में ध्यान रखना। बेसिक लगाओगे तो 7 गुणे 12.5, 5 गुणे 16.5 प्लस 8 गुणे 17.5, फिर जोड़ो, फिर 20 से भागो, ये बेसिक है जो और परेशान करे, इसलिए जैसे मस्ट है, हमने बहुत मेहनत से पढ़ा है, तो उसको ध्यान रखो, रिवीजन करते रहो, ठीक है। पीछे कंसेप्ट बोलोगे तो दिक्कत होगी। हाँ चले भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना हो तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। चले बोल भाई, हो गया ना। ये देखो 2030 रुपया एबीसी में विभाजित करना है। 2030 रुपया किसमें बांटना है? ए बी और सी में। यदि 15 रुपया 10 रुपया 5 रुपया क्रमशः ए बी और सी से ले लिया जाए, 15 रुपया 10 रुपया 5 रुपया क्रमशः ए बी और सी से ले लिया जाए, तो नए शेयर का अनुपात 8-7-5 के अनुपात में हो जाता है। नए शेयर का अनुपात 8-7-5 के अनुपात में हो जाता है। तो प्रत्येक शेयर ज्ञात करें, प्रत्येक शेयर क्या होगा ये ज्ञात करना है। चलो भैया, एबीसी में 2030 बांटना था, ठीक है ना। मान लिया भाई एबीसी है, इनको 2030 बांटना था, तो मैंने बांट दिया, कुछ ए को मिला, कुछ बी को मिला, कुछ सी को मिला, कितना मिला नहीं पता, लेकिन इनका सम क्या आएगा 2030, सही है। इनसे 15 रुपया, इनसे 10 रुपया, इनसे 5 रुपया मैंने ले लिया। अब जब मैं इनसे 10 15 5 मैंने ले लिया, तो अब इनके पास कुछ बचा होगा, जो बचा है उसका अनुपात ये है। क्या बोला? 15 10 5 रुपया क्रम से एबीसी से ले लिया जाए तो नए शेयर का अनुपात ये है। तो बताओ प्रत्येक शेयर क्या था? तो भैया बताओ, ये जो 8 है 7 है ये 5 है एबीसी का, वो इनसे 15 10 5 लेने के बाद का है ना। पहले कितना पड़ा था इनको 2030, अगर हमने 15 5 10 ले लिया, मतलब कितना ले लिया 30 ले लिया, 30 ले लिया, तो जो बचा है अब उसका सम किसके बराबर होगा? 2000 के, क्यों 2000 होगा। तो 7 5 12 8 20, 20 की वैल्यू कितना गुना 100, इसका मतलब इनके पास 500, इनके पास 700, इनके पास ये कब था? जब हमने 15 8 5 ले लिया था। अब इनको दे दो इनका, तो इनको दे दोगे तो ओरिजिनली कितने थे? 815, ओरिजिनली कितने थे? 8 710 और ये 500 505, ये सही है ना। और चलो भाई, बताओ भैया आगे बढ़े, हो गया ना ये। हाँ जी, अब देखो ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल गया। एक आदमी 4 जोड़ी काले मोजे, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लंबा वैरायटी मैंने बनाया है, काफी अच्छे खासे क्वेश्चन है इसमें। हाँ जी, ये भी सवाल आपके किसी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से कई बार रिपीट है ये सवाल। अब कौन सा ईयर है भाई, आप प्रैक्टिस करोगे तो पाओगे। ध्यान से पहले सुनो। कह रहा है एक आदमी 4 जोड़ी काले मोजे, एक आदमी है वो 4 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़ी ब्राउन मोजे, ब्राउन को मैंने एम्पेयर मान लिया। एक आदमी 4 जोड़ी काले मोजे ऑर्डर देता है और कुछ भूरे रंग के मोजे ऑर्डर करता है, मान लिया एम्पेयर। ब्लैक पेयर की कीमत ब्राउन पेयर से दुगनी है, ये पेयर ऑफ सॉक्स है, और इसका जो प्राइस है ब्लैक की ब्राउन से कितनी है? दुगनी है, सही है। बिल तैयार करते समय क्लर्क ने गलती से नशे में बोला, बिल तैयार करते समय क्लर्क ने गलती से मोजे की जोड़ी को काले से भूरे रंग में बदल दिया, तो कीमत 50% बढ़ जाएगी। तो काले मोजे भूरे मोजे का अनुपात बताएं। जब बिल बनाने गया ना, तो क्लर्क ने क्या किया, गलती से जाने अनजाने में उसने पेयर ऑफ सॉक्स को पलटी मार दिया, तो मूल्य कितना बढ़ गया? 50% ज्यादा बिल बन गया। देखो वास्तव में बिल कैसा बनना चाहिए था? 4 पेयर 2 कैरेट से 8 रुपया, एम्पेयर 1 कैरेट से एम, लेकिन गलती से उसने पेयर बदल दिया, मतलब एम यहाँ 4 यहाँ, एम यहाँ आएगा तो 2 गुना 2m, 4 यहाँ जाएगा तो 4 पेयर 1 कैरेट से 4, और ये मूल्य इस वाले से 50% ज्यादा हो गया। इसका मतलब 50%, पहले 2 था तो आज ये 50% एक बढ़ दो, पहले 2 था तो 1 बढ़ के 3 हो गया, 50% ज्यादा, क्रॉस मल्टीप्लाई 24 + 3m बराबर 4m + 8। अब ध्यान से देखना, 3m उधर ले जाओ तो जाएगा m, 8 उधर ले जाओ तो जाएगा 16। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 16। m की वैल्यू कितनी आ रही है? 16। m की वैल्यू कितनी आ रही है? 16। ब्लैक और ब्राउन, m की वैल्यू आ रही है 16, ब्लैक 4 है और ब्राउन 16, ब्लैक 4 है और ब्राउन 16, 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 4 चौका 16। ध्यान रखना।
ठीक है, आगे चलें, बोलो। हाँ, जरा एक बार ट्राई करो, फिर बताता हूँ, एक बार कोशिश करो। बोलिए भाई, ऑप्शन सी, कितने लोग का है ऑप्शन सी? चलो, दो स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 5। देखो ट्रेन, बेस्ड ऑन ट्रेन 3 क्वेश्चंस बनते हैं, जो रेशियो में आपको दिख रहा है, इस तरह के 3 बनते हैं, तीनों मैंने रखा है। देखो ये पहला है, देखो ये भी 3 स्टेशन बोल रहा है, ये भी 2 स्टेशन बोल रहा है, 3 सवाल है, तीनों पहला वाला इजी है, मॉडरेट है, बाकी दोनों बहुत खतरनाक लाइन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, सारे मेंस वाले हैं। मैंने कहा ना, कंटेंट की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट, जो मैंने आपको दिया जो दे रहे हैं, आप बेस्ट बन जाइए, मजा आ जाएगा। कुछ नया मत करिए, पहले 5 वाला लगाइए, फिर किसी बुक से प्रैक्टिस करिए। इतना सभी कोई कंसेप्ट और सवाल आ रहा है तो वैसे कहना इम्पॉसिबल है, 10 से 12 साल ये कर रहे हैं, कुछ मिस नहीं कर रहे हैं आप लिए, लेकिन हाँ आपको भी उतनी ईमानदारी से पढ़ना, कल भी समझाया था आपको, उतनी ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, तब अच्छा कर सकते हैं। दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 5:2। यदि दो स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 4:57 है, यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, नंबर ऑफ पैसेंजर, और ये फेयर यानी किराया। यदि किसी विशेष दिन वहां यात्रा करने वाले यात्रियों से 1675 रुपया वसूल किया गया, तो पहले और दूसरी कक्षा के बीच एकत्रित राशि के बीच अंतर ज्ञात करें। देखो ये हमारा फेयर है, ये हमारा क्या है, फेयर है, और ये क्या है, नंबर ऑफ पैसेंजर, ये हमारे नंबर ऑफ पैसेंजर है, और ये हमारा क्या है, फेयर, फेयर नंबर ऑफ पैसेंजर। अब देखो फर्स्ट क्लास में 5 रुपया किराया था, 4 पैसेंजर यात्रा किए, कितना रुपया लगा, 2 रुपया किराया था, 57 यात्री गए, तो 2 गुना 57, ये क्या आएगा, कलेक्शन आएगा, ध्यान दो ये कट जाएगा इससे, तो कलेक्शन आया 10 और 57, मतलब आपका आया 67, कुल कलेक्शन 67, गलत बात, कुल कलेक्शन 1675, कुल कलेक्शन कितना हो गया, 1675, ठीक है ना। अब मान लो भैया ये 1675 वाली 67 गुना है, तो अब 12 पर गुना बैठाना हो सकता है, आपको दिक्कत भी करे भाई, ऐसा तो नहीं कि 11 से 20 तक का 20 का नंबर है, फट से गुना मार देंगे, हो सकता है कि बच्चा जल्दी गुना कर दिया, हो सकता है कि बच्चा ना कर पाए, फंस जाए, तो मैंने आपको सीधा सिखाया कितना गुना होगा, 1675/67 गुना होगा, आगे नंबर बचेगा, कितने गुना होगा, इसका अंतर पूछा है, तो 57 10 का अंतर कितना आएगा, 47 का 1675 कितने गुना होगा ना, अब ईमानदारी से बताना, यही बार आंसर आने वाला है, क्यों बोला करो यार, घूम करके बैठे ऐसे कुछ काम चलेगा, एक बार आंसर आएगा। हम लोग क्या करेंगे भाई, कितना गुना हो गया और इतना गुना हो गया, इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 67, तो 67 का 1675/67 गुना करना पड़ेगा, और इतना गुना करने में आपको कैलकुलेशन में टाइम ना लगे, इसलिए नहीं लगाओ, 7 4 11 में 1 1 2, अब देखो यहाँ पे 7 3 10 3 13 14 5 19 9 1 10 1 7 6 13 3 1 4 2 गुना 4 मतलब आएगा 1/2, और 1/2 को समाप्त करने के ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई, मतलब राइट आंसर वही होगा, इसका समाप्त 5 आएगा। अब देखो 7 3 10 3 13 1 14 5 19, ये नहीं हो सकता, 5 2 7 ये भी नहीं होगा, 7 1 8 1 9 5 आना चाहिए क्या, 5 आ रहा है, तो कौन सा ये सी ऑप्शन, देख लो कोई गुना नहीं किया मैंने, 67 का हमने गुना बढ़ाया, क्या हमने पढ़ा नहीं, क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि यार 67 एक गंदा नंबर है, ऐसा तो नहीं कि 67 की जगह 9 होता 8 होता 10 होता 12 होता 13 होता 12 पढ़ लेते, लेकिन 67 एक गंदा नंबर है, तो गुना करोगे तो गुना तो बैठ जाएगा, लेकिन समय किलो है ना, हमने सीधा C9 की तरफ मूव ऑन कर दिया, क्या किया 1675/69, जब इसका गुना हो गया, अंतर पूछा है 47 का उतना गुना, समाप्त बैलेंस एनीवे आंसर। अब आप C9 की अहमियत समझ रहे हैं कि नहीं, पहले भी बताया था, बीच में प्रयोग कर रहे हैं, आगे भी प्रयोग करेंगे, C9 की बहुत बड़ी अहमियत है, डिपेंड ऑन यू कि आप उसका सही इस्तेमाल कर पा रहे हो कि नहीं, नोट करो, नहीं बच्चा महंगा नहीं पड़ेगा, चारों ऑप्शन सेम हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो महंगा नहीं पड़ेगा, हमारी निगाहें और कान में बहुत तेज है, महंगा नहीं पड़ेगा, अगर ऐसा महंगा पड़ेगा ना तो फिर तरीका क्यों बनाएगा, देखो जहाँ सारे रास्ते मर जाते हैं ना, वहाँ सबसे अल्टीमेट रास्ता होता है, अगर हम ऐसे सोचने लगे तो फिर बहुत से ऐसे फंड हैं जिनको शेयर नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि बताती ये सोचेगा कि ये चीज़ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा मतलब नहीं बनता है, C9 अप्लाई करो जिंदगी में, तो नुकसानदेह हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्यों, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में हम नहीं कहते हर जगह करिए, जहाँ वो मौका दे अटेम्प्ट कीजिए, हाँ 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन मैच कर जाए वो C9 का एक्सेप्शन केसेस है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर मान लो वो फेवरेबल निकल गया तो प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड अच्छी होगी कैलकुलेट करने, मैं इसको कैसे कैलकुलेट बताया, मेरा आंसर इसमें मैच करे ना करे, ये हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 रास्ते नहीं, ज़्यादा तुम की बात नहीं है, हमने हमारी नजर सबसे पहले ऑप्शन मिले, किसी का सॉन्ग डिजिट सेम तो नहीं आ रहा है, कैलकुलेट करने से पहले ही ऑप्शन देख लो, किसी का सेम तो नहीं आ रहा है, 7 6 13 14 5 19 1 5 2 7 ये तो है, ये हो गया 7 2 9 5 2 4 5 से लेगा, चेक कर लो, ऑप्शन सेम नहीं आ रहा ना, चेक कर दो C9 पे, जब ऑप्शन सेम नहीं है तो पक्का मिलना है, ऑप्शन सेम होगा तभी दिक्कत करेगा। अच्छा एक चीज हमने और चेक कर लिया, डिवाइड में 3 6 9 नहीं आना चाहिए, डिवाइड में 67 है 6 7 13 13 में 3 1 डिवाइड में मामला नहीं फंसा, तो आदत बनी रहेगी ना, तो फास्ट चेक करोगे, आदत बनी रहेगी, अब मन में ये रख के बैठोगे सर C9 लगा लिया, ऐसा नहीं 4 ऑप्शन मैच कर जाता, हम कहते नहीं करे तब, आप कहते कर जाए तब, हम कहते उतना ही वेटेज क्यों नहीं देते कि ना करे तब, जब हम इतना वेटेज दे सकते हैं कि सारे मैच कर जाए तब, हम कहते हैं ये क्यों नहीं सोचते हो ना करे तब, बताओ बराबर है कि नहीं फाइटिंग, इसलिए वेटेज तो इसको ठीक है ना, हमें पता है आप विद्यार्थी हो, अपने कंफर्ट जोन के अनुसार सोचते हो, लेकिन मेरी बात को समझो, इसको इंप्लीमेंट में लाओ। अब देखो जैसे मेरे को गुना करने में टाइम लग सकता था, लेकिन हम तेजी से लगे क्योंकि हमारा नीचे डिनोमिनेटर 3 6 9 नहीं बन रहा है, C9 की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना, तो C9 को वेटेज दो, बाकी अपनी अपनी मर्जी है, ध्यान रखें भाई, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, लेकिन बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जहाँ सारे रास्ते ब्रेक होते हैं वहाँ बहुत सपोर्ट करता है, बस ध्यान रखना C9 कहाँ नहीं लगता, अप्रोक्सीमेशन, जहाँ आंसर अप्रोक्सीमेट दे रहे हैं कौन C9 जिंदगी में बताना, और अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहे हैं इसका मतलब पक्का है कि डिनोमिनेटर में 3 6 9 में से कोई आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 आएगा 6 आएगा 9 आएगा तब भी अप्रोक्सीमेट भी आएगा,
अप्रोक्सीमेट मतलब रिकरिंग नंबर जो रिपीटिंग नहीं आता, इसमें बार लगाते हो। देखो 1675 से बिल्कुल सही बात है, हाँ ऐसा भी सोच सकते थे। हाँ देखो अब ये खुरापात कहाँ से आएगा, ये भी खुरापात मन में आया ना। अब ये खुरापात आपके मन में खुरापात क्यों आया, आप इस बात को कितना समझते नहीं पता, जो शुरू से लेकर आज तक मैं आपको इस तरह की खुरापात सिखाते सिखाते आ रहा हूँ ना, ये इन चीजों का असर है। बोलते बोलने का असर है कि आपके दिमाग में इस तरह की सोच धीरे क्रिएट हो रही है। मैंने कहा ना एक दिन में अच्छा कोई नहीं बनता, लेकिन एक दिन अच्छा हम जरूर बन जाते हैं अगर हम आदत सुधार लें अपनी। जैसे होता है ना कि एक बार नहीं समझ में आया, एक बार दो बार मैं बोल रहा हूँ, पूरा मैच समाप्त होने तक आपसे बोलता रहा, आप सुनते रहे, बोलता रहा, सुनते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो दिमाग में उस तरह की सोच बन से जाती है ना चाहते हुए भी। अब जैसे देवी ने जिस तरीके से भी बताया, थिंक, सच बताऊं मैं ये सारी बात आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन मेरी नजर नहीं पड़ी थी, लेकिन किसी की नजर तो पड़ी। ये किस चीज का डेवलपमेंट है, हम इन चीजों को सीखते सीखते हमारी आईक्यू उस तरह की चीज सोच रही है। तो इसमें बहुत खतरनाक चीज है। अगर वास्तव में इसमें थोड़ी कंट्रोलिंग हो जाना, मजा आ जाएगा। सोचो हॉलीवुड मूवी में वो अपना भविष्य सोच ले रहा है, अपना प्रीवियस देख रहा है, काश अगर तुम्हारे पास भी दिमाग दे तो अपना पेपर आंसर देख लो फिर से कहाँ आ रहा है, मजा आ जाए। तो आज दिमाग बहुत खतरनाक चीज है। अब देखो सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, इसने क्या पूछा है, ये 67, ये सब भी छोड़ दो, हमको तो ये भी नहीं लगाने की जरूरत थी। कैसे कि उस पूरे कलेक्शन का समय नहीं इतना, और दोनों कलेक्शन में क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो अगर अंतर पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है 1675 से तो कम ही आएगा, 1675 से ज्यादा है, 1675 एग्जैक्ट है ये भी नहीं होगा, 1675 से ऊपर है नहीं होगा, तो 16 क्या हो सकता है, यही तो हो सकता है। अब बताओ, अब ये सब बात अगर ना लगाओ और मान लो किसी ने लगा दिया तो सच बताऊं तो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो बच्चे की स्पीड अच्छी है, वो सिर्फ एक कंसेप्ट के बल पे नहीं है, वो तमाम प्रकार के विचारों को कलेक्ट करके रखे हैं। उनमें से कुछ दो चार पॉइंट्स उनके हैं जिनको हमेशा इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कैलकुलेशंस को फास्ट रखना, कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना, ऑप्शंस पे निगाह रखना, जरूरत पड़ने पे समाप्त लगा लेना, ये दो चार पॉइंट्स यूनिट प्लेस मैच करा लेना, ये दो चार पांच पॉइंट्स को बहुत गहराई से समझते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं। आदत सी हो गई है, ना चाहते हुए भी नजर पड़ जाएगी। सोच परीक्षा में तेरे को सोल्यूशन नहीं आ रहा है, लेकिन मन में ये भाव आ गया कि यार इसका आंसर पूछा है तो इसका आंसर तो इससे कम ही आना चाहिए, आंसर तो आए तो यार तो मिल गया, कसम मजा नहीं आएगा। और आपको पता भी चल जाएगा कि कॉन्फिडेंटली सही है, गलत तो हो ही नहीं सकता, क्यों ऐसी बात है, उससे कम ही आएगा, नहीं आएगा। बोलिए देवी अच्छा मुस्कुराएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ समझ आ रहा है कि नहीं बताओ, तो ऑप्शन से भी हम जा सकते हैं। नोट कर लीजिए, तुम लोग एक गंदी आदत लोग बोलते नहीं है कुछ भी, 5 बारी की चीज को बोलते हैं तो बोलते हो। और हम 5 बार बोलते हैं तुमको अच्छा लगता है, आपके बुरा अच्छा इतना ख्याल है और हम 10 बार बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए हमको भी बुरा लग रहा है, अब भी हम भी नहीं बोलेंगे, वो जो आदमी है सब नहीं, हर जगह नहीं बोलते। अभी मैं यही तो बोला कि इसका इतना गुना होगा ना तब भी शांत हो, तब नहीं बोल रहे, बोला करो ठीक है ना। इंटरेक्शन करना बच्चे बहुत जरूरी है। ये देखो ये वही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा उसने टेक्निकल करने की कोशिश करी, लेकिन डरने की बात नहीं, आसानी से लगा के। देखो 3 स्टेशन है और तीनों स्टेशनों में किराए का अनुपात देखो, पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी में किराए का अनुपात 10, 16, 15, 10, 16, 15, ये क्या है फेयर क्या, प्रत्येक श्रेणी में किराया क्रमशः फर्स्ट और तीसरी में किराया क्रमशः इस रेशियो बढ़ाया, मतलब पहले में बढ़ा 3:5, दूसरे में बढ़ा 8:9, और लेकिन थर्ड क्लास के किराए में 42.84% की कमी की गई, ठीक है ना। यानी तीसरी श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का कुल अनुपात 12, 11 और 14 है, 12, 11 और 14 है, और कुल किराया का संग्रह ये है। तो बताओ दूसरी श्रेणी में प्राप्त कुल राजस्व कितना है। देखो भाई इस रेशियो में बढ़ा, इस परसेंट में घटा किराया, और नंबर ऑफ पैसेंजर कितने यात्रा कर रहे हैं, 12, 11, 14, नंबर ऑफ पैसेंजर 12, 11 और 14 ये यात्रा कर रहे हैं, सही है। तो कुल कलेक्शन निकाले पहले, बोले कुल कलेक्शन निकाले, जो कुल कलेक्शन दिया है, कुल किराया का संग्रह ये है। देखो 10 रुपया किराया था, 3:5 में बढ़ा, इसका मतलब 5/3 हो गया। अरे पहले 3 था, आज 5 हो गया, तो कुल हो कितना गया, आगे नंबर पीछे के बाद 5/3 हो गया। तो 10 था, 10 का 5/3 हो गया, नया किराया है। और इस किराए से कितने लोग जा रहे हैं, 16, 8:9, यानी 16 था, 8:9 मतलब 9:9/8 ये किराया हो गया, तो कितने लोग जा रहे हैं, 11। अब इसको देख लो, 15 लोग थे, 42.84 कितना होता है, 42.84, 14.28, 3/7 कम हो गया, तो कितना कम हुआ, 3 अथा कितना 7, तो 7 से 3 कम हुआ तो हो गया 4 ये किराया हुआ। और इस किराए से कितने लोग जा रहे हैं, सही है ना, समझ रहा है तो बोलना नहीं कि पूरा हम कहानी बना लेते हैं, हो गया नहीं आया दोबारा यही बोलना, और कोई दिक्कत हो रही होगी तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं सुनो हाँ ठीक, 3, 5 है ना, 3 था, 5 हो गया। अब तुम ये निकालो तो ये जो बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ नहीं निकाला है, जो था और जो बढ़ा मिला के कितना हो गया, 5 हो गया, इसलिए 5/3 कर रहे हैं, सही है ना। हाँ कितना बढ़ा, तो 2/3 बढ़ा, 2 बढ़ा 3 से कितने पे है भाई, 10 पे, इतना बढ़ा, समझिए ना। लेकिन हो कितना गया, तो कुल 5, 3 पहले वाला भी था, अरे यार 2 बढ़ा, 3 तो पहले वाला भी था, तो मिलाने को हुआ कितना, 5, ठीक है ना। चलो आप सॉल्व करो भाई, 3 चौके 12, 4 पंजे 20, 200, 8 दूना 16, 11 दूनी 22, 198, 7 दूनी 14, 4 दूना 8, 15 अट्ठे 120, सही है। 2 से काटो 100, 99, 60, बढ़िया पूरा। तो ये 100 और ये हमारा हो जाएगा 259, 259 की वैल्यू कितनी है, 10300, मेरे को लगता है ये शायद 400 गुना पे, 4 9 36 आई 103,600, 400 क्या पूछा है, सेकंड पूछा है ना, सेकंड 400 करो, 4 9 36 3, 4 9 36 3, 39 ये 00। चलिए आप सीना बताते तो शायद मैं इसमें चेक न कर पाता, आपने बता दिया, इतना जल्दी बताया मेरे को बहुत अच्छा लगा, हो चुका है। नोट करो
बहुत अच्छा सवाल है, घर जाके एक बार दोबारा रिवाइज करना। अच्छा इसमें कुछ खुरापात नहीं हुआ है, बस प्रोसेस सही से लेना था। किराया था, किराया बढ़ा, पैसेंजर दिया था, तो बढ़ के किराया कितना हो गया, नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका कलेक्शन आ जाएगा। समझे ना? अच्छा सवाल है, फटाफट इसको नोट करो। 39,600 इसका राइट आंसर। देखो कोई भी चीज दिक्कत करे ब्रदर, मैं फिर क्या होगा, जाके दोबारा से देखो, दोबारा से रिवीजन करो, अपने से लगाओ। हम लगा दिया ना, घर जाके अपने से लगाओ, जो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, उसने क्या किया था। बहुत मेहनत है, इतनी आसानी से कोई भी इतना अच्छा विद्यार्थी नहीं बन सकता जितना हम सोच रहे हैं। समय लगता है, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे साथ तो समय नहीं है, जिस व्यक्ति के पास तुम्हारे समय वो तो राजा आदमी है, सिलेक्शन बहुत जल्दी लेना चाहिए। क्लास के बाद तो पूरा समय है ना अपने पास, मन लगा के पढ़ो, 5 घंटा 6 घंटा सोना भी नहीं वाले, लेकिन पढ़ाई भरपूर करिए, ठीक है। आप लोग इस बात को कितना समझ पाएंगे नहीं पता, लेकिन हम फैकल्टीज में से नॉलेज में अपनी बात करूँ तो भाई अपनी क्लास 7:30 होती है, कोशिश करता हूँ कि भाई आधे घंटे 40 मिनट पहले उठ जाऊँ ताकि आप रेडियो के आराम से आ सकते। कभी कभार हो जाता है थोड़ा बहुत नींद थकान ज़्यादा लगती है, लेट हो जाता है 4 मिनट 10 मिनट, लेकिन उस हिसाब से हमारी क्लास हमको 6:30 बजे मोरल 6:30 से 7 के बीच उठ जाते हैं। तो 6:30 से 7 के बीच अगर हम उठ रहे हैं और रात को हम क्लास लेके पहुंच रहे हैं अपने फ्लैट पे 7:30, फिर 6 से 7 पे बात लेते हैं, उसके बाद में 7:30 तक 7:40 तक फ्लैट पहुंचता हूँ मैं, क्योंकि क्लास लेने के बाद तुरंत भाग नहीं जाते, तमाम प्रकार के शिक्षक होते हैं, कोई मिलेगा तो 50 बातें भी होगी, तो फ्लैट पहुंचते पहुंचते 7:30 7:40 हो जाता है। उसके बाद फिर दिन भर की थकान रहती है, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट किया, थोड़ा बहुत चाय पिया, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत खाया, नहीं तो रेस्ट किया। उसके बाद है एक बच्चे अपना खाना वाना बना देते हैं, किचन वगैरह अपना है, 2-3 विद्यार्थी हैं, बहुत जुड़ गए हैं, बहुत पहले से, 2 साल 2.5 साल हो गया उनको जान पहचान हुई उनसे, और वो भी बहुत क्लोज हैं। वो बेचारे शाम को उनका टन है, वो आना ही है, खाना बनाएंगे, खाएंगे भी, चले जाएंगे, या उनका मन हो रहे भी जाते हैं, बगल में रहते हैं, तो खाना बनाने का ऐसा नहीं हो तो भाई चलो हो गया, नहीं कभी बाहर खा लिया। लेकिन जो आधे घंटे 40 मिनट का रेस्ट लेते हैं, उस रेस्ट लेने के बाद ट्रस्ट में कम से कम 2 से 3 घंटे खुद की स्टडी करते हैं। सोचो क्या हालत होती होगी, मेंटली दिमाग का क्या हालत होता होगा, लेकिन करते हैं। कभी कभार थक जाते हैं, नहीं कर पाया, नहीं मन किया तो नहीं भी करते हैं। हमने बताया ना आपको, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होना है। सर नहीं ब्रदर मैडम सीधे कहते हो, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं हूँ बहुत क्लियर कट आदमी। मेरा फील्ड बीटेक का था, टेक्निकल था, तो मैंने टेक्निकल एग्जाम्स आज तक दिए हैं, आगे भी दे रहे हैं, आगे भी जब तक एज देते रहेंगे, लेकिन मैंने सीधे ले लिया कभी। हाँ हमारी मैथ्स बहुत अच्छी है, आपको लग रहा हो या किसी को लगता है कि इतनी अच्छी मैथ्स लेना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। हमारी एक कोर फील्ड नहीं है, कोर फील्ड इन द सेंस कि हमारी जो एजुकेशन थी वो इंजीनियरिंग फील्ड की थी। तो मैं किसका एग्जाम देता हूँ पता है, जेई का, एई का, असिस्टेंट इंजीनियर का, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पोस्ट होता है, एसडीओ का पोस्ट होता है, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड या यूपीआरबीएनएल ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन किसका देता हूँ, रेलवे जेई, रेलवे एई ना। हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत विभाग, और हाँ रेलवे का भी देता हूँ, आरआरबी एनटीपीसी ये भी देते हैं। जो हमारा टेक्निकल कोर्स, अच्छा ऐसा नहीं उसमें मैथ नहीं आता, उसमें भी बहुत से एग्जाम्स में 10-5 नंबर का 15 नंबर का मैथ्स आ जाता है, लेकिन हाँ सीधे लेके था मैं, मतलब मेरे को इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे को जीएस बहुत ज़्यादा फोकस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीएस हमारे एग्जाम में भी आता है, थोड़ा बहुत तो पढ़ने होता है। तो मेरे एग्जाम में सबसे ज़्यादा नॉन टेक्निकल आता है, 10 क्वेश्चन मैथ्स का आता है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग आता है, 20 क्वेश्चन जीएस का आता है। अब 10 क्वेश्चन मैथ्स हमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी रीजनिंग बहुत सिंपल आती है। हाँ वो 20 क्वेश्चन जीएस का जरूर आता है, लेकिन वो हमारी खराब नहीं है, जितने भी टेक्निकल तैयारी कर रहे हो सबका खराब है, तो उसमें फाइट ही नहीं है, फाइट इसमें है, वो टेक्निकल वाले इससे फाइट है, जब भी होगा तो मामला वही लड़ता है, जितने भी टेक्निकल होता है, तो मैं वही देता हूँ। अब जैसे आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में ना स्टेशन मास्टर और टीटी का पोस्ट है, याद है आप लोगों को, आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म भरा ना स्टेशन मास्टर का, तो स्टेशन मास्टर टीटी की अच्छी पोस्ट है, वैल्यूएबल पोस्ट है, तो मैंने भी डाला है, हालांकि उसमें टेक्निकल नहीं है, उसमें नॉन टेक है, लेकिन डाला है मैंने भी। तो इन जनरल एग्जाम हम भी देते रहे हैं, लेकिन मेन जो हमारा वो था वो टेक्निकल देना था। जैसे मैंने 10 एग्जाम दिया तो उसमें जाहिर सी बात है कि 7-8 एग्जाम हमारे टेक्निकल कोर फील्ड के होंगे। एक दो एग्जाम में कहता नहीं कि आप सीधे कर रहे हो, लेकिन मौका मिला तो ले दोगे, वही वाला रेलवे में दोगे। तो मेरा भी कोर फील्ड ये है, लेकिन ऐसा नहीं, सब चीजें में क्या था, मैं इंग्लिश रीजनिंग ये सब है ना, हमारे आरबी एनटीपीसी दे रहे हैं, इंग्लिश छोड़ दो बाकी सब है, मैथ्स रीजनिंग जीएस आएंगे, साइंस नहीं जेई करने का। हाँ एग्जाम था, इसका रिजल्ट नहीं आया। अच्छा हाँ ये बात भी आपकी सही है, वो तो अच्छी चीज़ है, वो तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन होता है ना, मतलब एक बात बता दूँ, एक माँ अपने बच्चे से कहती, अच्छा सबकी बीमारी अलग अलग बीमारियाँ से पीड़ित हैं आप लोग। देखो बड़े क्वेश्चन में डेटा का ध्यान रखना होता है, और बड़े क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ो, 2 लाइन करके पढ़ो तो समझ में आ जाता है। चलिए बताते हैं, हाँ 20 और कोई बताएगा, हाँ आंसर 20 लगाए हो ना, पहले कमा लो, अच्छा बहुत बढ़िया 20 और एक भाई आप लोग हमें अभी जस्ट बताएंगे तो जमा दीजिएगा, क्या भैया क्या हो गया भैया समझते हैं। 2 स्टेशनों के बीच पहली द्वितीय और तीसरी बात राजस्व, देखो 2 स्टेशनों के बीच फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का जो राजस्व मतलब कलेक्शन कितना है 144, 99 और 112 रेवेन्यू, और इन तीनों वर्गों का किराया कम से 12-11-7, इन तीनों वर्गों का किराया कलेक्शन 12-11-7 के अनुपात में है, के रेशियो में है। वरिष्ठ नागरिक और बच्चे किसी भी प्रकार का किराया नहीं देते, सीनियर सिटीजन जो हैं और चिल्ड्रन किसी भी प्रकार का किराया नहीं देते, तो वो बच्चे जो 12 वर्ष से कम है किसी भी प्रकार का किराया नहीं देते। रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम संख्या, यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, यदि वरिष्ठ नागरिक बच्चों की संख्या से 25% अधिक है, सीनियर सिटीजन बच्चों की संख्या से 25% है अधिक है, यदि कुल यात्रियों की संख्या 776 है तो बताना है सीनियर सिटीजन कौन है। तो देखो ब्रदर बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, फर्स्ट क्लास से कुल कलेक्शन कितना होगा इसको पहचानना है, क्या लिखा है आपको पहचाना इसको, कितना अच्छा है पहचान, उसके बाद आपको बताना है ये है हमारा कितना फर्स्ट कलेक्शन का कुल रेवेन्यू। फर्स्ट क्लास से कुल रेवेन्यू का मतलब फर्स्ट क्लास से जाने वाले लोगों की कुल जो भी टिकट बेची गई है उससे मिलने वाला कुल पैसा कुल रुपया कितना कलेक्ट हुआ 144, तो कुल रेवेन्यू 144, लेकिन एक पैसेंजर का कलेक्शन कितना है 12 है, तो कितने पैसेंजर होंगे 12 होंगे, कुल कलेक्शन 99 और एक यात्री का कितना है भैया, ये फिर लिखो 9 और ये 112 है और ये 7 है, 16 तो बोल दिया सब बोल रहे हैं, अच्छा लगा हमको, ठीक है 16 से 112 किसी को भी पता होगा नॉर्मली, चाहे कम 6 7 कम 7 से पता कर लेंगे, बाद में वास्ते नहीं आप कर पाए ना, आज तक हम स्क्वायर क्यों याद कर पाए
ये सारे क्या है नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हो गए 16 12 28 और 28 2 30 7 37। तो ये 37 लोग ये वो लोग हैं जो ट्रेवलिंग करते हैं लेकिन किराया भी देते हैं, समझे कि नहीं? ट्रेवलिंग करते हैं और किराया भी देते हैं, सही है? जो ट्रेवलिंग भी करते हैं और किराया भी देते हैं, बोलो भाई सही है? 37 यात्री वो आते हैं जो ट्रेवलिंग करते हैं और किराया भी देते हैं, मतलब ये किराया देके यात्रा करने वाले लोग हैं, बिना किराया दिए नहीं। लेकिन कुल यात्री कितने हैं? 776। और ये वही लोग होंगे जो किराया देने वाले लोग होंगे, वो 37 मल्टीपल नहीं होंगे, क्योंकि एक बार का कलेक्शन दे रहा है, किसी एक विशेष दिन का कलेक्शन दे रहा है, तो विशेष दिन कितने लोग आ रहे हैं, इतने ग्रुपिंग में ही किराया देने वाले लोग हैं। 776 लोग हैं, कितना गुना करें इसका, मतलब इसका कितना ग्रुप बन पाएगा? तो मान लो 20 करें तो 7 14 तो 700 740। अगर 21 बार करते 37 हो जाता तो 700 क्या हो जाता? और 21 बार जाएगा भाई 37 का कितना ग्रुप बनेगा? 20 21 वाली बनेगा, 21 बनेगा तो 777 लोग आएंगे, जबकि यहाँ 776 लोग। इसका मतलब गारंटी है कि किराया देने वाले लोग कुल कितने हैं मेरे पास? 740 लोग हैं जो किराया दे पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं दे रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है? 36 है। और इस 36 ये वो लोग किराया नहीं देते, तो वो कौन से लोग हैं? सीनियर सिटीजन और चिल्ड्रन। तो सीनियर सिटीजन और चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन जो है वो बच्चों से कितना अधिक है? 25% अधिक है, 4 है, ठीक है? तो कुल संख्या कितनी है? 9 लोग हैं जो किराया नहीं देते, जबकि हमारा क्या है 36 कितना हो गया? तो सीनियर सिटीजन पूछा है 4 बंदे, ये 20 लोग हैं जो किराया नहीं देते, ठीक है ना? बहुत आसानी से लग गया। लेकिन देखो मैं आपको हमेशा लगभग कुछ सवाल होंगे जहां ऑप्शन सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम जगह पर कहीं ना कहीं बड़ी सपोर्ट हो जा रहा है। जैसे कल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लोगों ने ऑप्शन से वाला मैंने नहीं करना था, वैसे यहाँ भी आपको सवाल मिले जैसे आप कहो ना कि सब पढ़ते हैं सब जाते हैं, ठीक है? ये तो लर्नर की क्वालिटी है, लर्नर के साथ सीखते समय ऐसा होता है, समय तो चाहिए होता है, प्रैक्टिस डिवीजन टाइम एक्सपेंड करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन हम जो बात आपको बता रहे हैं कि ऑप्शंस का हेल्प आपको कल आपको सीखनी पड़ेगी। सीनियर सिटीजन की संख्या चिल्ड्रन से कितना कम है? 25% लिखना। और पूछा गया सीनियर सिटीजन की संख्या बताओ, तो सीनियर सिटीजन की संख्या में इतना पता चला कि 5 मल्टीपल होगा, ये तो वैरायटी है। अब 5 मल्टीपल इसमें आ रहे हो किस्मत कितनी अच्छी, ठीक है? 20 दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सवाल का सॉल्यूशन नहीं समझ पा रहे, लेकिन आंसर समझ में आ रहा है कि किस मल्टीपल आना चाहिए। तो ये बहुत बेहतरीन क्लास मैं आपको अभी से नहीं स्टार्ट से सिखा रहा हूं। ए सुनो, हां बोलिए इसको खत्म दोनों दो हाँ जी भाई बताओ, हाँ जी कुछ कह रहे थे? नहीं कहिए, मन का बात निकाल दिया, मन का बात मैं बाद में आपको दूंगा सर। हाँ हाँ ओहो देखो फिर आपने समझ पाया। हमने कई बार आपको बताया है कि ऑप्शन से सॉल्व करना एक अच्छी कला है, लेकिन ऑप्शन से तभी सॉल्व करेंगे ना जब ऑप्शन सपोर्ट करेगा। अब दूसरे आप कह रहे हैं मेरे को 4 मिल जाता तो नहीं करते, फिर लगाते, नहीं समझे? फिर हम क्या ही करते, हम ध्यान थोड़ी लगे कि हम लगाएंगे हाँ यहाँ सपोर्ट कर रहा है। देखो वन ऑफ द बेस्ट थिंग, वन ऑफ द बेस्ट वे फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन तरीका है, लेकिन 50-50 होता है। सपोर्ट करेगा और जाएंगे, सपोर्ट नहीं करेगा नहीं करेंगे, समझे नहीं? मैं नहीं कह रहा कि दो जगह आ गया तो भी करो, दो जगह तो फंसेंगे लोग। यहाँ भी हम क्यों कर पाए या कहीं भी हमने क्यों किया? इसलिए यहाँ गेम मिला था, ठीक है? मैंने बोल दिया सुबह गई सोई बात हो गई। आगे चलें, बोल देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। क्या क्या क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अब ये सब क्वेश्चन वो क्वेश्चन है ना जिसमें थोड़ा सा तुम्हारा कॉमन सेंस चाहिए, ठीक है ना? अब अभी मतलब हमारे पास सेंस नहीं है, कॉमन सेंस कहां से आएगा? तो वो अलग बात है। कॉमन सेंस के पास दिमाग है, उसके पास कॉमन सेंस भी है, मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको इन जनरल आपको थोड़ा सा थिंक करने की जरूरत है। क्या कह रहा है? एक बार मैं डाक्टर में 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपया टिकट खरीदने गया, 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपया का टिकट खरीदने गया। मैंने मतलब मुझे दिया उसको 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया टिकट चाहिए। मैंने नगद 30 रुपए का भुगतान किया, मैंने 30 रुपए का नगद भुगतान किया, मैंने नगद 30 रुपए का भुगतान किया। कोई चेंज नहीं होने के कारण क्लर्क ने 5 रुपए का स्टाम्प दिया। मैंने नगद 30 रुपए का भुगतान किया और कोई चेंज नहीं होने के कारण क्लर्क ने 5 रुपए का स्टाम्प दिया। मतलब मैंने 30 रुपए भुगतान किया, मेरे को इनकी टिकट चाहिए, क्लर्क ने हमको टिकट दे दिया, लेकिन क्लर्क के पास 5 रुपया चेंज नहीं था, तो उसने हमको 5 रुपए का और स्टाम्प दे दिया। इस लाइन से आप क्या समझते हैं कि इसका मतलब हमको टिकट 25 रुपए का चाहिए था, और उसके पास चेंज होता तो हमको 5 रुपया वापस करता। इसका मतलब हम टिकट लेने गए थे, सिर्फ 25 रुपए लेने के बाद समझ आ रही। अब उसके सामने कभी समझ में 2 रुपए कॉपी करा देते हैं, और कभी ऐसा होगा 2 रुपए उसको देना और आप 4 कॉपी करा दिया, उसको नहीं लेगा तो 5 रुपया वो स्टाम्प दे दिया। इसका मतलब हमें 25 का स्टैम्प चाहिए था। ओके, यदि प्रत्येक प्रकार के स्टैम्प की संख्या मैंने शुरू में 2 से अधिक का आदेश दिया था, मैंने बोल दिया स्टैम्प दे दे। अच्छा वो लेने गया था, उसको 25 का चाहिए था, लेकिन वो प्रत्येक प्रकार के स्टैम्प 2 से अधिक का आदेश दिया, मतलब 2 नहीं 2 से अधिक, और 2 से अधिक 2 4 6 7 8 10 12 कुछ सकता है, लेकिन अभी तो पता ही नहीं है। तो 2 से अधिक हम क्या मानेंगे? सबसे पहले 3 मानेंगे, टिकट फाड़ देगा नहीं, टिकट फाड़ देगा नहीं। स्टैम्प जो आपको कभी लेटर भेजते हो उसके ऊपर स्टैम्प मिलाते हो, पटा के ले जाता है, वही होता है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कितने रुपए करेंगे? 3 भाई 2 से क्या हो जाएगा? 3 रुपए भाई 4 रुपए ले सकते हैं। सबसे पहले 3 तो मानो 3 लिया, कितने रुपए हो जाएगा? मानो 3 लिया तो अच्छा मानो 3 ये लिया तो 3 तो कितना हो गया? 15 21 और 3 24 रुपए हो गया। हमको टिकट चाहिए था 25 रुपए का, तो इसका मतलब 1 रुपए का और लिया होगा, 1 रुपए का 1 रुपए वाला लेना भाई, और यहाँ भी 1 जुड़ जाएगा, 1 कितना जाएगा? 4 रुपए 25 ले लिया। अगर वो चेंज वापस कर देता हम टिकट लेके आते 1 रुपए वाला 4 ये 3 ये 3, लेकिन उन महोदय के पास चेंज नहीं था, उन्होंने एक स्टाम्प हमको 5 रुपए वाला दे दिया, तो ये 5 रुपए और जुड़ गया, तो हो जाएगा 20 तो 20 6 26 4 30 रुपए जाएगा पूरा। और हमारे पास कितना होगा? 4 4 8 2 10 और 1 11, समझे? और पूछता कि 5 रुपए वाला कितना लिया? 4 3 रुपए कितना लिया? 4 समझ नहीं नोट कर लो। ये भी कौन सा वाली है? किराए का 3 प्रकार के चॉकलेट खरीदता है जिसकी कीमत क्रमशः 8 रुपया 11 रुपया और 14 रुपए है। 8 रुपए 11 रुपया और 14 रुपए है। उन्होंने कुल 200 रुपए खर्चे किए। उन्होंने कुल कितने खर्चे किए भैया?
उन्होंने कुल 200 रुपए खर्चे किए, ठीक है। चॉकलेट पर न्यूनतम कितनी चॉकलेट खरीद सकता है? यदि प्रत्येक प्रकार की कम से कम एक चॉकलेट होनी चाहिए, यदि प्रत्येक प्रकार की कम से कम एक चॉकलेट होना चाहिए, वो न्यूनतम कितनी चॉकलेट खरीद सकता है? यदि प्रत्येक प्रकार की कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए? एक, सही है। लो अभी भी एक कौन सा सवाल है, इसमें कोई दिमाग कैलकुलेशन करके नहीं लगाना है, बस एक जनरल आइडिया लेना चाहिए। उसको 3 प्रकार के चॉकलेट खरीदने हैं, अब कितने खरीदने हैं? 200 रुपए में। कितने चॉकलेट खरीदने हैं? 200 में कम से कम कितने चॉकलेट खरीद सकते हैं? कम से कम, उससे कम नहीं। हाँ, लेकिन शर्त है कि कम से कम प्रत्येक प्रकार का एक चॉकलेट होना चाहिए। तैयार प्रत्येक प्रकार का एक ले लेंगे, उसके बाद ऐसे बोलना है प्रत्येक प्रकार का एक होना चाहिए, तो एक ले लेंगे, हम ऐसे छोड़ देंगे। लेकिन कम से कम कितने चॉकलेट? तो कम से कम चॉकलेट 200 में कैसे खरीद पाओगे? हाँ, सबसे ज्यादा वाले को नहीं, सबसे महंगा वाले को सबसे ज्यादा खरीदना है, ठीक है ना? सबसे ज्यादा वाले को सबसे ज्यादा नहीं, सबसे महंगा वाले को सबसे ज्यादा खरीदना है। तो आओ चलो खरीदते हैं। तो ऐसे हमको पता नहीं है, अब सेटअप करना पड़ेगा। जैसे मानो हमने 12 खरीद लिया, फॉर एग्जांपल हमने 12 चॉकलेट खरीदा, तो 12 चॉकलेट 40, 12 कम 12 4 60 60 कितना बचा? 32 बचा। अब 32 बचा तो मान लो 2 इसको ले लिए 16, 2 इसको ले लिए 22, तो 30 हो रहा है। इसका मतलब 2 तो नहीं ले सकते। चलो अगर मान लो इसको 2 ले लिए 22 और इसको अगर हम 1 लिए तो 8 तो कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। अभी तो बचा है, अब बचा नहीं है। हाँ, ये तो नहीं से हो रहा है, ये 12 पे तो नहीं से हो रहा है। तो 12 पे नहीं से हो रहा है तो क्या करो? 13 में चले जाना, 11 नीचे आना है फिर। तो 12 पे नहीं से हो रहा तो 13 पर छोड़ दो, तो नॉर्मल है। 11 पे लिए तो हो जाएगा 100 154। अब 154 बचा कितना? 46 बचा। अब 46 बचा, अगर मान लो इसके हम 3 ले लें, 8 3 24, इसके हम 2 ले लें, तो हो जाएगा 22 का हो गया 46। मामला एकदम सेट हो रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि 11 चॉकलेट ये, 2 चॉकलेट ये और 3 चॉकलेट ये। हमसे कहा कुल कितने चॉकलेट हम ले सकते हैं, तो हमने 3 2 5 और 11 कुल 16 नंबर ऑफ चॉकलेट हम ले सकते हैं। कुल 16 नंबर ऑफ चॉकलेट हम ले सकते हैं। कुल 16 नंबर ऑफ चॉकलेट हम ले सकते हैं, सही है। चल बढ़िया। अब ये ऑप्शन तो आपको पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत करना। क्या होगा? ये तो ऑप्शन से बन जाएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। एक तो 24 और एक 15। हमारे पास 2 ब्रांड के चॉकलेट है और उनका जो पैक है वो 24 और 15 है। मतलब एक ब्रांड का चॉकलेट है जिसमें अगर आप एक पैक लोगे तो उसमें 24 चॉकलेट निकलेगा। दूसरे ब्रांड का चॉकलेट है उसका एक पैक लोगे तो उसमें कितना मिलेगा? 15 चॉकलेट। यदि मोहन को 2 प्रकार की समान संख्या में चॉकलेट खरीदनी है तो उसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने डब्बे खरीदने होंगे? डी। अगर इसके 5 डब्बे खरीदेगा तो 120 चॉकलेट आएगा और इसके 8 खरीदेगा तो 15 100। तो ये तो ऑप्शन से बन जाएगा, जिस पेयर के बराबर चॉकलेट मिल जाए वहां आंसर है। बोलिए, इस वक्त दिमाग नहीं था। तो ये पीछे भी 2-3 सवाल आपने किया, बहुत बेहतर सवाल थे। तो इसमें थोड़ा जनरल यूज हुआ था, आते हैं सवाल ध्यान रखना। इन सब क्वेश्चंस को भी हम ट्रैप क्वेश्चंस बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिकल ऐसा नहीं, जनरल लाइक लग रहा है। चला है। हाँ भाई, अब ये सवाल देखो थोड़ा सा बढ़िया है, कैसे करेंगे ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई लोग, ठीक है। एबीसी के पास कुछ सिक्के हैं। ए प्रत्येक बी और सी को उनके सिक्के के 1/3 सिक्के देता है, फिर बी वही प्रक्रिया दोहराता है, यानी ए और सी को उनके हिस्से के 1/3 सिक्के 1/3 सिक्के वो देता है। इसके बाद सी भी वही करता है। यदि उनमें सभी के पास सिक्कों की संख्या एक समान है तो ए बी और सी के सिक्कों की शुरुआती संख्या का अनुपात बताएं। शुरुआती सिक्कों की संख्या का अनुपात बताएं। देखो भाई क्वेश्चन देख रहा है, एबीसी के पास कुछ सिक्के हैं और सिक्के कैसे हैं? सिक्के इस प्रकार है कि ए बी और सी को सिक्का देता है, कितना सिक्का देता है? जितना इनके पास है उसका 1/3 इनको दे रहा है, जितना इनके पास है उसी का 1/3 इनको दे रहा है। मतलब इनको मिला है और देखो ए, हां देखिए, फिर बी दे रहा है सी को और ए को, जितना इनके पास है उसका 1/3, जितना इनके पास है उसका 1/3 इनको मिल रहा है, देखो बी वही काम कर रहा है सी। तो लास्ट में तीनों के पास एक समान सिक्के बचे। और उसमें कितने सिक्के देता है तो उसको लाने लगा बेसिक मान के। कंप्यूटर एग्जाम्स में कई सवाल जानबूझ के दिए जाते हैं जो ऑप्शन से ही आप करने में आसानी फील करोगे, कंफर्ट फील करोगे, ऐसे नहीं कर पाओगे, जानबूझ के दे रहा है। समझ आया ना? तो उस ऑप्शन से करना ही पड़ेगा, वरना किसी से मान लिए इनके पास एक सिक्का था, वाई सिक्का तो भैया तुम फंस जाओगे बहुत बुरा। तो सुनो कैसे ऑप्शन से हम गेस करेंगे, ध्यान दो। पहले कौन सिक्का दे रहा है? शुरुआती सिक्का पूछा है ना, तो शुरुआती में शुरुआत वाला कौन दे रहा है? ए, किसको दे रहा है? इसका मतलब बी के पास जो भी सिक्का होगा शुरू में 3 से रखना चाहिए, सी के पास जो भी सिक्का होगा शुरू में 3 से रखना चाहिए। क्यों इतना सिक्का टूट रहा है नहीं? तो देखो बी और सी 3 से कौन कर रहा है? ए कर रहा है, ये तो नहीं, ये भी नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा आंसर सही भी है, करेक्ट आंसर है तुम्हारा, लेकिन आइए हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ना ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। इग्नोर करोगे पछताओगे, ध्यान रखोगे बताएगा। देखो सॉल्व करने के कई रास्ते हैं, लॉजिकली जाओ, 300% इसका अप्रोच लेके ऑप्शन से लेके जाओ, ऑप्शन के तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कई थिंग होते हैं, क्वेश्चन ऐसा होता है जो क्वेश्चन के कंडीशंस को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट कर लो, तमाम बातें होती हैं जिनसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ पाए पहले बताओ, क्वेश्चन नहीं समझ पाए तब सॉल्यूशन कहां समझ पाओगे? चलिए क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन हमने एग्जांपल लेकर बताया, जैसे 3 एबीसी हैं तो ए बी और सी को सिक्का दे रहा है, क्या दे रहा है? हेलो, सिक्का दे रहा है, कितना दे रहा है? जितना बी के पास है उसका 1/3 ही बी को दे रहा है, जितना सी के पास है इनको इनके पास के सिक्के का 1/3 दे रहा है। इनके कितना इनके पास नहीं पता, जितना है उसका 1/3 निकालो, जो आएगा वो इनको दे दिया मैंने। इनके पास मानो 9 था तो 1/3 क्या हुआ? 3 तो 3 और लेंगे तो मैंने 12, लेकिन वो 3 देगा कौन? ये सी जितना है उसका 1/3 देंगे, जितना थे इतना भी आगे बढ़ेंगे। ये काम भी एक काम सी कर रहा है, पहला काम समझ गया, कोई काम भी कर रहा है, इसी को दे रहा है, कोई काम सी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अंत में सिक्के बराबर हो गए तो शुरू में कितने थे? तो हमने कहा शुरू में चाहे जितने भी हों, लेकिन शुरुआती सिक्कों को कौन बांट रहा था? ए। कैसे बांटा? बी के 1/3 और सी को भी दिया उनका 1/3। इसका मतलब बी के सिक्कों का 1/3 बी को मिला, इसका मतलब शुरुआत में बी का जो भी सिक्का होगा 1/3 मतलब 3 से कटा होगा, सी के पास जो सिक्का होगा उसका 1/3 सी भी 3 से कटा होगा, तो सी बी और सी 3 से कटने वाला यही है। तो सबसे ज्यादा हाई चांस कहां जाएगा? ए पे जाएगा। समझ गया? अच्छा कर लो, आप देख लो आंसर तो समझ पाए अपना, ठीक है ना? लेकिन आइए क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 25 21 18 25 21 18, ध्यान देना कितना इनके पास सिक्का? 18 21, मतलब 3 से 21 मिलेगा, 3 से 18 मिलेगा, सही है। और 7 से 13 इनका कम हो जाएगा, ये दे रहे हैं, कितना इनका 12, इनके पास 28, इनके पास 24। अब ए और सी को भी देगा 3 4 12 4 मिलेगा इनको, और 8 3 24 8 मिलेगा इनको, और यहां से 12 क्या देगा?
8 बार कम होगा यहाँ से, तो ये 16 हो जाएगा, और ये निकलेगा, ये भी 16 हो जाएगा, और ये 32। अब सी देगा किसको, ए और बी को, तो ए के पास जो है उसका 1/3 मतलब 16/3, इनको भी क्या मिलेगा 16/3, ये दोनों में यहाँ से कट जाएगा, मतलब 32/3 यहाँ से कट जाएगा, कट जाएगा। तो 16 48, 16 48 और 16 64/3 जुड़ गए, 16 48 और 16 64/3। अब बताओ, तो 96 में से 32 गया, तो ये भी 64/3 आएगा, 64/3 64/3 सब कट जाएगा, 1:1:2 समझ गया ना। सी के बारे में मैंने नोट कर लो, अभी आराम से सी के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बेसिक करते थे हम, नंबर्स गेस करते हैं, एक्स मानते हैं, नंबर देते, लेकिन ऑप्शन ना दिया वैसे हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन तो आएगा। देखो मैं आपको कई बार बात बोल रहा हूँ, आप शायद कंफ्यूज है। एग्जामिनर कोई भी चीज बोलने बनाने से पहले रास्ता भी छोड़ता है। अगर ये एकेडमिक एग्जाम होता है, हमारे पास 1 घंटे का समय होता है, हम 2-3 घंटे का अपना बोल लेते थे, तो उस हिसाब से क्वेश्चन चेक करते हैं। वो जानता है कि ऑप्शन बन रहा है, इसलिए क्वेश्चन दे भी रहा है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कर चल हर तरीके से हम क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, तो इसी के दे भी रहा है। अब आप इसको बेसिक से मान के चलो फंसा होगी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में तो 4-5% ही आते हैं, कभी नहीं भी आते, कभी आते हैं, तो ऑप्शन एक अच्छी करा है, इसको समझो। ऑप्शन नहीं होता तो करते, लेकिन सोल्यूशन बहुत लंबा, उसमें ए बी सी को एक्स वाई जेड मानते, कैलकुलेशन काफी कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट अरे भैया, आय खर्च और बचत संबंधित प्रश्न, आय खर्च और बचत संबंधित प्रश्न, आय खर्च और बचत संबंधित प्रश्न, ठीक है, आय खर्च और बचत संबंधित प्रश्न, क्लियर है भाई, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट पहला सवाल, देखो पहला सवाल तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसा सवाल मैंने आपको 3 कराया था, किसमें परसेंटेज में, याद है आपको, याद आना चाहिए, खर्च का परसेंटेज बचत का अनुपात ना, ऐसे कराया था। ठीक है, मैं तो आप करेंगे, आपको करना भी चाहिए, सेम टू सेम सवाल है, लेकिन आप जो है परसेंटेज में पढ़े हैं तो यहाँ भी करिएगा, यहाँ से हमें करने की आवश्यकता है, ये एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। ए और बी पिछले वर्षों की आय का अनुपात 2-3, ए और बी का प्रीवियस ईयर इनकम का अनुपात क्या है भाई, 2 और 3। यदि ए और बी व्यक्तिगत रूप से पिछले और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात ये है, यदि ए और बी की व्यक्तिगत रूप से पिछले और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात पिछले और करंट की आय का अनुपात 4:3 है, और इनका प्रीवियस और करंट है 6:, तो ए और बी की वर्तमान आय बताएं। देखो यार, किसी व्यक्ति की आय अगर किसी साल फिक्स हो गई तो हमेशा फिक्स होती है, मैंने परसेंटेज में कहा किसी व्यक्ति की आय फिक्स है तो फिक्स रहती है, ठीक है। बच्चे ने हमने आपसे पूछा कि कितना आप एंजॉय कर रहे हैं, हमने कहा कितना महीने से कमाते हो, आपने कहा पिछले साल 10,000 रुपए पर मंथ कमाते थे। थोड़े दिन बाद मैंने आपसे फिर पूछा पिछले साल कितना महीने कमाते थे, सर पिछले साल हम 50,000 रुपए महीने कमाते थे, तो तुम्हारी चोरी पड़ लिया ना, उसमें पहले 10 बोले 50 बोलिए, इसका मतलब होगा बराबर। अब आपकी प्रीवियस कमाई फिक्स है तो फिक्स है, आज बोलो कल बोलो परसों बोलो, 1 साल बाद पूछे, 2 साल पहले पूछे, 3 साल बाद पूछे, उस साल की कमाई तो फिक्स रहेगा ना, बस इतनी बात समझिए यहाँ पे। अगर ए और बी की प्रीवियस कमाई ये है, ए प्रीवियस 2 रुपए पर मंथ, बी प्रीवियस 3 रुपए पर मंथ, तो यहाँ पे प्रीवियस और करंट जब एक साथ दिखा लिया तो ठीक है, करंट में इंसान कम कमा सकता है, प्रीवियस तो हमारा फिक्स है, तो ये तो यहाँ पे प्रीवियस में कमा चाहिए, 2 ही होना चाहिए, 40 हो गए, तो ये बराबर हो गया, फिर 2 में 4 रहा हूं, तो मैं इनको 4 बनाना आसान समझ रहा हूं, 2 गुना कर दिया, यहाँ 2 गुना किया, यहाँ 2 गुना करना पड़ेगा, ये अच्छी नहीं, ये भी क्या हो गया, ये भी 6 हो गया और ये भी क्या हो गया, तो ये भी प्रेजेंट अपने बराबर, ये भी बराबर, तो करंट कितना हो जाएगा 3 और 5, करंट हो जाएगा हमारा 3 और 5, खत्म कहानी, बाय बाय टाटा। ये लो उसी का दूसरा पार्ट है, 80 का, देखो 80 का पार्ट फर्स्ट था, 80 का पार्ट सेकंड, इसका मतलब ए बी की कुल वर्तमान आय है, तो एक बताओ ए बी की वर्तमान आय का अनुपात पता होना चाहिए ना, वर्तमान आय का 3 निकाल रहे हैं, तो 5 3 8 और ये है हमारा 64,000, तो 8 बटे 64 800, इसका पूछा ए, तो यहाँ 800 करोगे तो 8 3 2400, समझे क्या समझे, बहुत बढ़िया शाबाश, नोट कर लीजिए। अब हम सवाल लेंगे तो उसको आप लगाइए, वही बताना क्या लगेगा, याद रखिए। अब आप सबको लगाना है, अब जो नहीं लगाया तो सोचना आपको बीकना लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको लग रहा है थोड़ा सा ट्रीटमेंट बनाना पड़ेगा। बच्चे मत करने वाले थे वो थोड़ा सा अभी रिजल्ट भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन थोड़ा आपको लग रहा है ना जैसे मेरी तो क्लास समझ रहेगी, बच्चों का आना जाना ताकि बच्चे इसमें कंफर्ट फील करना, इस डिस्कशन नहीं चल रहा है, फाइनल डिसीजन नहीं आए। बोलो मेरे भाई तो मैं आगे चलूं ये वाला बेस नोट कर लो, 5 सेकंड। चले जल्दी से बता दो सभी बताना चाहिए, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ बताने की कोशिश करिए। बी आप लोग बताओ भैया क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी 1:1। देखो भाई कितने लोगों को 1:1 बनाना, तो चलो वेरी गुड। ए और बी का प्रीवियस ईयर आय का अनुपात क्या दिया हुआ है 4:, ए का प्रीवियस और करंट, बी का प्रीवियस और करंट, ए का प्रीवियस करंट 2-3 और इसका प्रीवियस करंट 1-2, तो ए बी के आय का अनुपात बताना है। करंट में तो ये 4 है ना, तो इसको भी क्या बनाओ प्रीवियस 4, यहाँ दोनों करना पड़ा, ये 3 है ना, यहाँ भी करना पड़ेगा प्रीवियस में 3, ये भी 3 करो। अब देखो प्रीवियस बराबर हो गया तो करंट आय का अनुपात ए और बी का क्या होगा, इनका भी 4 है, इनका भी 4 है, तो 1:2। जो कल अच्छी बात नहीं कर पाए भैया वो इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, बोलो सही है, वाह मेरे हीरो मजा आ गया, चलिए नोट करिए। सही करेंगे, आपको पहले सेकंड करोगे, सवाल के जो कंसेप्ट इसमें लगेगा, नहीं कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जरा बताओ
ऑप्शन ए और बी आय अनुपात 3:4 है। ए और बी आय अनुपात 3:4 है। ए और बी के आय का अनुपात ध्यान रखना, ए और बी के आय का अनुपात 3:4 है, ध्यान रखना। इनकम रेशियो 3:4 है और व्यय अनुपात यानी एक्सपेंडिचर 2:1 है। और ए और बी की बचत राशि, ए और बी की बचत राशि 1000 और 2000 है। ए और बी की अच्छा 1000 और 3000 ये बचत राशि है। तो बी की आय का मान बताओ। तो देखो बी की आय का मान कैसे निकालें, ध्यान देना। ए बी का इनकम, ए बी का सेविंग, ए बी का खर्चा, तो रेशियो अमाउंट वेरिएशन रिलेटेड रेशियो। क्यों? क्योंकि देखो कमाई में से सेविंग को क्या निकाला जाता है, अपना खर्चा बचता है। तो रेशियो अमाउंट वेरिएशन रिलेटेड रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई लग रहा है। ध्यान देना, कांसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई सब अलग सकता है, जहां भी प्रयोग मार रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई आपके प्रॉब्लम लग सकता है, कई जगह लग सकता है। बस मतलब है कि रेशियो अमाउंट वेरिएशन रिलेटेड रेशियो ऐसा फॉर्मेट ले। इनकम 3 4 गुना अंतर कितना आएगा? 8 और 6000, 6000 का अंतर 5000 कितना आएगा? 1000 गुना आएगा। इसका पूछा है बी का, तो बी का 2000 गुना कितना आएगा? 4000। बोलो सही है कि नहीं? तो नॉर्मली हो रहा है तो ऐसे ना किया जाए, ये बताओ। तो कर लीजिए नॉर्मली, नॉर्मली हो रहा है, अच्छी बात है ना, कंसेप्ट पता है, अच्छी बात है, दोनों बात अच्छी है, ठीक है ना? ठीक, नोट कर लिया, नोट हो गया। चलो बोलो भाई, आगे बढ़ सकते हैं ना? बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही है? देखो ए और बी के आय का अनुपात 6 रेशियो और बचत सॉरी खर्चा 2:1 और बचत कितना है? 2000 और 3000। एक क्या पूछा है? तो वही सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई 6 गुना 12 और ये 10 तो आएगा। ये 2000 4000 कितना आएगा? 4 आएगा। तो कितने के वाले पूरे भाई मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना। ये 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। देखो 10 और 6 यहाँ कितना हो जाएगा? 1000 गुना। हम किसका पूछे? ए का। ए का पूछेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 6000। डी तो तुम बोल रहे थे, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई सी भी बोल रहा था। तो सारे बोल दिए थे, इसमें जो आपको पसंद आया सर अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने आपको सारा आपको बोल दिया है। हाँ इतना सिंपल सा कंसेप्ट हो गया, तो सिंपल हो गया मेरे लिए। ये नहीं समझते तो लोग इसमें बोल सकते थे, तो हमारे लिए काफी आसान हो गया। तो इसमें गलतियां तो नहीं होनी चाहिए। कल याद बताना बच्चे, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ हो गया ना? हाँ जी। अब देखो ये सवाल, अब ये सवाल भी बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा है, लेकिन मैं आपको फिलहाल नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। हर बार एक ही बार करते हैं, 2 बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फंडा लगा है। तो एक बार आपको खोपड़ी खपाइएगा, उसके बाद यानी जब कल की कक्षा में मिलेंगे भाई तो तुम तुरंत मेरे को बताओगे हर बार की तरह सही लग पाया क्या नहीं लग पाया। नहीं लग पाया तो समझाएंगे, लेकिन आपको उसकी कसम जैसे आप बहुत प्रेम करते हैं, समझे? मैं उसकी कसम मैंने आप समझ जाना, अपना 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 मामला है, इसको ट्राई करके लेना। कोई नहीं है तो कमिंग सून की कसम, अरे कोई तो होगा, 2-4 साल बाद होगा, समझ गए ना? तो उसकी कसम है, आपको सब करना है, ट्राई करना है। गलत सही चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक बार कोशिश जरूर करना। फिर अगली क्लास में आपको बताएंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। गलत सही करके आओगे ना तो आगे लगेगा आपको, तो मैं बताऊंगा कि कहां गलती कर रहे थे। ये सवाल देखो मैं पहले से बता रहा हूं, थोड़ा सा ठीक है, और मैं ये भी कह रहा हूं थोड़ा दिमाग लगा लेना, दिमाग लगा के आराम से पढ़ लेना, तो लगा सकते हो 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ जी, ये देखो विभिन्न स्रोतों से 3 क्रिकेटर अंकित, संजय और रोशन की मासिक आय 12, 9 और 7 के अनुपात में है, और व्यय 15, 9 के अनुपात में है। यदि अंकित ने भविष्य के निवेश के लिए अपनी आय का 25% बताया, अंकित, संजय और रोशन की बचत का अनुपात बताएं। देखो कौन कौन भैया? अंकित, संजय और रोशन की मासिक आय का अनुपात कितना है? 12, 9, 7। ए बताओ 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 सी। अरे भाई मेरी बात तो सुन यार, मैं मान रहा हूं कि तुम पढ़ने बढ़िया है, लगा लेता है, थोड़ा सा रुक जा भाई, जब हम पूछे तब जवाब दो, हमको अच्छा लगेगा। हम गलत बोले ना, हम तो सुन के बोले, नहीं बोला था तुमने, बोले कोई तो बोला बीच में ना। हाँ तुमने बोला, मैं तुमको नहीं करा, मैं तो देख ही नहीं पाया वास्तव में कौन बोला। तो जो भी बोला तो थोड़ा सा रुकना है, समझ गए? तेरा अच्छा है, थोड़ा सा रुकना है, समझे ना? ऐसा तुमको नहीं बोल रहे हैं भाई, तुमको अलग समझ आ रहा है कि हम नहीं बोले हैं, हम तुमको नहीं, हमें कौन बोल रहे हैं कि बीच में नहीं बोला था, ठीक है? आप निकाल के हमको भी कुछ कहने दो, हमारी भी बात करके दो, ठीक है? इस तरह आप लोग हैं, पता है, अच्छी बात करिए। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 15, 9 और 8। इसने क्या बोला? सेविंग बताओ, सेविंग का रेशियो क्या होगा? तो दो तरीके, एक तो तरीका है कि इसको सॉल्व करें और आपको फिर आंसर दें, लेकिन हम कैसे विद्यार्थी हैं बताओ? स्मार्ट विद्यार्थी, तो हमको मौका मिलेगा स्मार्टनेस दिखाने का, तो दिखाएगा भाई। तो ध्यान से समझना, ऐसा लेके बता रहा हूं आपको, जो कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन में लगाइए आप हीरो आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्या है? और ये तो लेके बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा, मैं पहले से बता रखा हूं, ये बस वही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिक्कत का विषय है। मैंने आपको परसेंटेज नहीं बताया, आय खर्च बचत में सारा बता रहा है कि आय खर्च बचत इन तीनों में से कोई भी तो अगर सेम सेम एक्शन रिएक्शन दे तो तीसरा सेम देता है। पता नहीं बताया ना, पता ना, बोलिए क्या बताया? वही बताया सर, जो भी आप 10 बोले हैं। अभी आप पूछिए तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमको याद नहीं आ रहा है। तो ध्यान से सुनना, मैं आपको बोला था आय खर्च बचत में से कोई भी तो सेम एक्शन रिएक्शन दिखाए तो तीसरा में क्या होता है? सेम होता है। तो वहां पे परसेंटेज बढ़ा तीसरा नहीं बढ़ेगा, सेम परसेंटेज बढ़ा तीसरा भी सेम रहेगा। लेकिन सर ये नहीं है, हमारा कंसेप्ट सुनना, तीनों में से किसी को में कोई भी प्रकार का रिएक्शन, चाहे परसेंटेज बढ़ने का, परसेंटेज घटने का, कोई भी और रिएक्शन अगर सेम सेम दिखे तो तीसरे में सेम हो सकते हैं। आप ध्यान से देखो, संजय का इनकम किसका मल्टीपल है और संजय का खर्चा भी किसका मल्टीपल है? 9 का। 3 का, 1 दिखाया है, हम 9 को बोल रहे हैं, तुम 3 बोल रहे हैं। हम किसको बोल रहे हैं? मैक्सिमम मल्टीपल किसका है? 9, मिनिमम मल्टीपल 3 का है ना, तो हम मैक्सिमम काउंट कर रहे हैं। हमें हो सकता है तो 3 मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 लेने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे दोनों 3 है। मैक्सिमम मल्टीपल किसका है? 9 का, और 9 का मल्टीपल तो 3 का जरूर होगा, पक्का होगा। तो ये मल्टीपल किसका है? 9 का, ये मल्टीपल किसका है? तो जब आय भी संजय का 9 का मल्टीपल, खर्चा भी 9 का मल्टीपल, तो संजय का सेविंग भी, खर्चा भी तो संजय का सेविंग भी 9 का मल्टीपल, गारंटी है पक्का। तो इस हिसाब से कौन आंसर हो सकता है? देखो इनको तो हमने खत्म करके मामले खत्म कर देना, दो मामला बताया भाई। आप सोचते हो आप क्या करें, तो देवी अब आप जो बोल रहे थे उसकी आवश्यकता है। अब देखो ये 3 चौका और ये जो आया आपका 3 बचे, अब ये देखना है 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, इसका मतलब ये वाला अंकित वाला जो है वो 3 का मल्टीपल तो है कॉमन, तो इसका मतलब ये भी कितना करना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 3 का मल्टीपल हमको क्यों देखना है? 3 का मल्टीपल नहीं है भाई, लो भाई मजा आना है, पैसा वापस 15 रेशियो 18 रेशियो क्या है समझ आपको? ये मैं कई जगह दिखा रहा हूँ, कई जगह आपको बता रहा हूँ, ये एक अच्छा सा लहजा है सॉल्व करने का सॉल्यूशन, लेकिन ध्यान रहे ये तभी कर पाओगे जब थोड़ा सा अपने आदत में रखोगे, आदत में रखोगे तो नहीं पाओगे, समझे? हम कहते हैं चलो तुमने इतनी मेहनत करी और परीक्षा में तो आए, मान लो की बात करते हैं, आपके परीक्षा 25% आया, मान ले 5 भी % में सोच ले बहुत फर्क डालेगा, वो एक साल में 36 सेकंड मिला है, 36 गुणे 5 कितना आएगा? भाई आप
सवाल पूछ लिए 26 बोले 5, 30 का 5 गुना 150, 5 से 30, 180 क्या मिनट सेकंड, 180 सेकंड, अब 180 सेकंड मतलब कितना मिनट होता है ना? हो गया 3 मिनट, मतलब कम से कम 3 अच्छे सवाल या मिनिमम 2 अच्छे सवाल सवाल सकते हो, सोच ले। अब एग्जाम में 2 3 सवाल अच्छे आते हैं, इस पर चाहे किसी और में कुछ और समझा लिए तो समय से हो जाते हैं, समझे समझे? हाँ बोलो। देखो यार बताऊं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन हम भी क्यों सोच पा रहे हैं, आप भी क्यों सोच पा रहे हैं कि हैबिट होती है, अप्रेंटिस होती है, पढ़ोगे तो तुमको आइडिया लगेगा, जब कनेक्शन पहुंचेगी और दिमाग चलेगी जाएगी, उतना समझ लेते हैं, हम सोचने देखेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, फिर जाएंगे, फिर ये करेंगे। अब जैसे मैंने पढ़ा, हम पढ़े और जैसे आपको सवाल को नया नहीं मिलेगा, 90% तो वही वैरायटी सवाल मिलेगा, आप तो पढ़ रहे हो, जो कि फॉर्मेट बहुत नहीं है, फिक्स पैटर्न है, सीरियल का डिफरेंट तमाम एग्जाम्स का, तो वो पैटर्न कुछ नया नहीं मिलेगा, तुमको इन्हीं 70 की बातें मिलेंगी, थोड़ी बहुत लेफ्ट राइट नहीं, यही सब वो पैटर्न मिलेंगे, क्या बोला तो पहले से क्लियर बोलना, ऐसे ऑप्शंस बोल रहे थे, ऐसे ऑप्शन सकता है, तो ये हैबिट्स ना हो तो फील होगा, ठीक है? कुछ जैसे आप कहते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमने कहा यार तुमको पढ़ाई करेंगे, यहाँ पे भेजा गया था, हम लोग पढ़ाई करेंगे, नहीं हम लोग क्या तुम्हें प्यार मोहब्बत करो, गलत बात मत करो, तो आप क्या बोलते हो? सर क्या बताएं, कब हो गया पता नहीं चला, बोलता है सर कब हो गया पता नहीं चला। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी सी मोहब्बत इनसे हो ना, ये कब तुम्हारे दिल दिमाग होता जाएगा और कब तुम बहुत ही शानदार तरीके से थिंक करने लगोगे, पता नहीं चलेगा। तुम्हें ये भी नहीं लगेगा कि मैथ्स कब इतनी अच्छी होगी, लेकिन कब जब पढ़ा मैं इसके पीछे पड़ गया, वहां भी तो पीछे ही पड़ता है भाई। हाँ बताओ, ऐसा तो काम होगा, तुम क्या आपको दे रहे हैं, लेकिन ऐसा करना मत भाई। मैं बात तो बोला, आप ही तो बोले थे हमको, समझ नहीं, आप हमारे समय एक सवाल करेंगे, ये समझ ना, एक सवाल होगा यहाँ भी सेम सवाल है, एबीसी का अनुपात 7 9 12 और इनके खर्च का अनुपात 8 9 और 15, इनके सेम पूछा है। अब तो 3 होगा मल्टीपल 3 होगा मल्टीपल, ये क्या है 9 का मल्टीपल, ये दोनों सही होगा। ध्यान देना, ये छोटा बड़ा सवाल नहीं है, ये सवाल पेपर का नहीं है, मेंस का सवाल है, मेंस का सवाल है, ठीक है भैया? तो अब ये 12 15 3 तो 15 ये रिपोर्ट दिया, कहानी खत्म हो गई, बाय खत्म, ठीक है ना? अब मिलते हैं कल, तो इसका मैं बेसिक बता दूंगा, ठीक है ना? बेसिक नहीं मतलब लॉजिकल नहीं बताऊंगा, कैसे सॉल्व करेंगे। वो सब हो गया ना, कोई आराम से मैं 9 बजे 10 बजे 9 बजे उठूँ, 10 बजे क्लास में रहूँ, नहीं दोनों में से कोई देखो, अभी ये तो कंपटीशन तो शांति से पढ़ेंगे, वैसे आप कॉपरेट करेंगे, बस बात इतनी सी है कि एक क्लास के बाद आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, बस यही है। 35 तक हो गया था ना, 86। अच्छा एक सूचना आपको और देनी है, वो ये कि कल मैं नहीं रहूंगा, कल मैं जो है नहीं रहूंगा, और कल हम लोग जो है जाने वाले हैं आगरा, ताजमहल देखने। कल मीटअप है 22 तारीख को ना, तो इन्विटेशन मिला है जाने का, तो मैं और आपके अमित सर को जानते हैं आप लोग, कल स्टडी वीडियो, तो अमित सर और हम यहाँ से जा रहे हैं, तो मीटअप का प्रोग्राम है, तो कहाँ शाम को हम लोग निकल जाएंगे आगरा के लिए, फिर कल प्रोग्राम होगा 22 को, उस मीटअप के बाद फिर आगरा भी घूमेंगे थोड़ा, फिर वहाँ से वापस आएंगे 23 तारीख को। तो कल हमारी क्लास, कल ही 22 है ना, कल हमारी क्लास इस वजह से आपके बीच नहीं हो पाएगी, और संडे को तो छुट्टी ही रहेगी। हाँ अच्छा हाँ, स्टडी की क्लास लगी है, तो स्टडी की क्लास कर लेना आप लोग, और फिर मंडे को मिलेंगे, ठीक है ना? स्टडी की क्लास जैसे कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं जिसको कॉमन टीचर पढ़ाना चाहता है, जैसे स्टैटिस्टिक्स का क्लास हो गया, टीआई हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नॉर्मली कॉमन पढ़ाते हैं, और एक क्लास है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, ये स्पेशल क्लास चलती है। क्यों ऐसा बताया आप ध्यान सुनना, जैसे स्टैटिस्टिक्स का है ना, सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी परीक्षा में आता है। प्रोबेबिलिटी कोई हिस्सा सिलेबस का नहीं है लेकिन एग्जाम में दे रहा है, इसे कहते हैं जानबूझ के मना करना, सिलेबस में जोड़ो लेकिन परीक्षा में दे रहे हो। रेस टॉपिक ऐसा है जो परीक्षा में दे रहा है, सिलेबस में नहीं है। तो रेस के लिए तो मैंने अर्थमेटिक का हिस्सा है, रेस के लिए तो हमने वीडियो रिकॉर्ड करा दिया है, 4 क्लास 4 घंटे क्लास रिकॉर्ड दिखाया है, मतलब आपने रेस पढ़ा भी होगा सर, एप्लीकेशन में देखिए रेस टॉपिक पढ़ा हुआ है। एक्चुअली मेरा मैथ्स स्पेशल का बैच जब चल रहा था, स्पेशल मैथ्स का बैच हम आज 2 साल लॉन्च किए थे, करीब
फर्स्ट बैच था अपना और बच्चे ने फेथ मेहनत कंटेंट के बल पे हम लोगों ने यहाँ पे 125-30 बच्चों का एडमिशन किया था। मे बी 100 तो प्लस ही थे, 20 थे, 10 थे, आई डोंट नो। 100 प्लस स्टूडेंट थे जितने भी ऑफलाइन, ऑनलाइन में भी करीब अप्रॉक्सिमेटली 1000 बच्चे थे। तो फर्स्ट टाइम किया था, बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो उसी बैच का पढ़ाया हुआ टॉपिक है रेस, जो मैंने आप में डलवा दिया ऐप में। क्यों? अब बार बार संडे को हर बार पढ़ाना से बढ़िया एक बार मैथ स्पेशल में, जानते हो मैथ स्पेशल का बैच है तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों को ज़्यादा कंटेंट, डेप्थ ऑफ द स्टडी, वैराइटीज ऑफ द क्वेश्चंस, तमाम प्रकार का मेहनत रहता है। तो वो स्पेशल बैच का नाम ही है, तो कुछ बच्चों के लिए स्पेशल करना ही होता है कंप्लीट तरीके से। तो वो वीडियोस मैंने आप डलवा दिया, तो रेस तो कंप्लीट हो जाएगा। तो वो क्लासेस संडे को होती है तो उसे कर लिया करो, मिस मत किया करो, क्योंकि वो आपके सिलेबस है। जो सिलेबस में है नहीं भी है तब भी परीक्षा में आ रहा है तो आते रहते हैं। वैसे कभी आपको मौका मिले, फ्री टाइम मिले तो आप देखना, प्रोबेबिलिटी हमने यूट्यूब पे भी कराया है, शायद आपको याद है तो देखना। यूपी उत्कर्ष पे भी शायद मिल जाएगा, नहीं तो एसएससी उत्कर्ष पे देखना प्रोबेबिलिटी बाइक का। और प्रोबेबिलिटी आपकी अच्छी तभी होगी जब आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। तो ध्यान देना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मैंने कंप्लीट डिटेल में पाया है एसएससी में। हाँ हम तो प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं, हाँ पढ़ना प्रॉफिट लॉस पे पार्टनरशिप शुरू करें। प्रॉफिट देखो हमारा जो सेशन चल रहा है ना, आप सब विद्यार्थियों के लिए वो लाभकारी होगा, इसलिए क्योंकि हम उसमें मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस के वैराइटीज आपको डिफरेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट पहलू है उस वैरायटी क्वेश्चन से मार्क करें। जैसे अब आप हमसे पढ़ रहे हो तो हम 0 से स्टार्ट से हाई लेवल तक सिस्टमेटिकली आपको पढ़ा दिए। हम वहाँ पे बैच वाइज या कोई सेशन लेके आ रहे हैं तो हम कंसेप्ट तो कराते हैं, क्योंकि कंसेप्ट में तो कोई बैचेस होता ही नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बच्चे हर टॉपिक पे 4-5 वीडियोस ला रहे हैं, मिनिमम 4-5 रेशियो पे भी हो गया होगा 4-5 वीडियोस। प्रॉफिट लॉस पे भी कम से कम 4-5 तो किया ही है। तो कोशिश ये है कि जैसे पूरे के पूरे प्रॉफिट लॉस में जिस पहलू से ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं उनको मैं रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी तो शॉर्ट कवरिंग में चीजों को ज्यादा बेहतर कर पाओगे। अब जो चीजें जैसे हमारे पास प्रॉफिट लॉस में बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, जैसे बोलता है कि सीपी एसपी का अनुपात 3:4 है, प्रॉफिट बताओ। तो अब ये सब क्वेश्चन तो नहीं करेंगे ना, ये तो तुम खुद ही कर लेगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सीपी एसपी का अनुपात क्या है, लाभ बताओ, बड़े से निकालोगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट करना है, तो एक सेशन पे 4 वीडियो 5 वीडियो 4 वीडियो 5 वीडियो ऐसा कर रहे हैं। अब जैसे पार्टनरशिप कर रहे हैं तो मुश्किल से 3 से 4 वीडियो तो पड़ेंगे। अब पढ़ना मैं कोई भी कमी नहीं कर रहा, बट ध्यान रखें जो महत्वपूर्ण पहलू है उस पर फोकस है, मतलब कम टाइम में ज्यादा रिवीजन करना, इससे अलावा कुछ और नहीं, इससे बेहतर हम कुछ और नहीं कर सकते। जैसे मैथ्स हो, जीएस हो, जैसे आप देखोगे कभी कभी यूट्यूब पे फ्री क्लास मिलती है, 12 घंटे में फिजिक्स खत्म। तो ध्यान दो उस सेशन को, हमारा कंसर्न है अगर कोई अच्छे टीम ऑफ टीचर्स और चैनल वालों ने ऐसा किया है तो जरूर देखो, चाहे वो उत्कर्ष पे हो चाहे कहीं भी हो, इसलिए पूरी बोल रहा हूँ। क्योंकि वो टीचर 12 घंटे में कुछ खत्म करने को बोल रहे हैं तो नो डाउट उस 12 घंटे में वो पूरे मतलब केमिस्ट्री करने को बोल रहे हैं तो पूरी केमिस्ट्री का कैलकुलेशन दे दिया होगा वो, मतलब कम समय में ज्यादा मेकअप करना, ये वही टीचर कराया उसमें, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे जरूर करना चाहिए। तो ऐसे मैराथन तो अभी फिलहाल हमने नहीं लिया, मैराथन हमने 2 घंटे के लिए मैक्सिमम, एक मैराथन मैंने लिया 4 घंटे का, वो लिया है सीसाइड में सिविल सर्विसेज में। मैराथन बहुत वो होता है, पेनफुल होता है, 12 घंटे का घंटे कभी लगातार बोल सकते हो, ऑनलाइन है, आसान भी नहीं रह सकते, बोलना ही बोलना है। अरे टीचर्स कर लेते हैं यार, खाना खाने का मतलब जैसे आप जैसे पढ़ा रहे हैं, आप कुछ नोट करने लगे, हम साइड में हो गए, आप देख पाते हैं नहीं देख पाते ना, आप साइड में हो गए, 4 घंटे पढ़ाया, ध्यान लग गई, साइड से टीम आगे एक कप चाय रख देती है, वो कप चाय रख के आपको पता नहीं चलता पता है व्यवस्था अपना आगे हमारे रहता है। अब साइड में आए 2 चाय लिया, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो गए, इस मैडम करने के 12 घंटे पढ़ाएंगे कैसे खाएंगे, तो साइड में आए तो मुझे टाइम लगा, एक रोटी खा ली, थोड़ी देर आ गई, फिर हाँ चलो आओ ऐसे क्या मतलब समझे ना, एक्सप्लेनेशन सब बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए अच्छा, इसलिए आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देते हैं ना, पार्टनरशिप कराया था मैंने, बहुत अच्छे से कंसेप्ट सिखाया है, बहुत अच्छे सवाल भी कराए आपको, तो इसमें 3 सेशन 4 सेशन इसमें भी करेंगे, ठीक है ना। तो क्लासेस करते रहो और इंपॉर्टेंट चीजों को हम कवर करते हैं, मतलब महत्वपूर्ण चीज नहीं छूटेगी तुम्हारी जो एग्जाम्स में अक्सर आते हैं, ये तो हम कर चुके हैं ना, नहीं किया, अरे कर लिया था जी, ये आंसर आ रहा था, ऑप्शन से किया जा रहा है। अच्छा ये देखो, ये सवाल आपको पीछे की बात जो हमने समझाई थी अगर पता है तो कर लेंगे। एबीसी के आय का अनुपात, एबीसी के आय का अनुपात 3, 4, 5, बे का भैया इससे करो, और बे का अनुपात 3, 4, 5, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है भैया, ये भी चलो कर दो, मैं प्लान निकल जाए 5 मिनट के अंदर, नहीं तो चलो करना, प्लान शुक्र जा सकता है ना बस नहीं करना है लोग, मैं तो पता नहीं कहा लगता है सब। इनकम क्या है 3, 4, 5, खर्च क्या है 3, 4, तो बच्चे समझ गया ना। कहीं यदि अपनी आय का 50% बचाए तो एबीसी के कुल बचत क्या होगी, एबीसी का 2500 है। अच्छा खुद बताओ, मैंने आपसे कहा था कि यदि एबीसी का इनकम एबीसी का खर्चा का अनुपात सेम है तो बच्चे सेविंग क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा, सेविंग होगा, आय खर्च बचत में कोई तो सेम तीसरा क्या होगा, आय 3, 4, 5, खर्चा 3, 4, 5, यार दिमाग बंद करके सेविंग भी क्या होगा, ये तो सिखा रहा हूं कल से, 3, 4, 5 ही होगा। इसमें सी की सेविंग कितनी है 2500, कितना हो जाएगा 500, तो 5, 3, 8, 5, 4, 9, 1, 10, 2, 12, 12 गुने 12 पंजे 7, 6000, ठीक है ना, 6000 क्या है बता, कोई डाउट समस्या है क्या, कोई डाउट समस्या है नहीं है ना, चलो नोट करो फटाफट। इसमें नहीं प्रयोग है क्योंकि हमने आपको कल सिखाया था ना कि आय खर्च बचत में कोई 2 चीज सेम तो तीसरा सेम, कल आप आए थे कल 2 चीज सेम तो तीसरा भी क्या होगा सेम, हमने इस पे आपके किया है, बाकी वो 50% बचाए, 60% बचाए, 30% उसमें प्रयोग नहीं किया, नया किया था, याद होगा आपको नया किया था, सिर्फ एक ही कंसेप्ट हमने आपसे कहा था, जो कंसेप्ट इतना पावरफुल है टीचर ये क्वेश्चन को लगा देगा, तो हमने सेम टू सेम हाँ उसका प्रयोग करता तो लगातार फिर सवाल सोल्यूशन हुआ, कोई कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, सेम देन सेम। अब ये कहता 50% सेव करने को 40% सेव करते हैं, तभी आंसर आता कोई दुनिया का कोई बात सेव कर ले, हमसे मतलब ही नहीं है, बस ध्यान देते हैं ना कि आय खर्च बचत के तीनों सेक्शन में कोई एक चीज अगर कॉमनली मैच करी वही आंसर है, ठीक है ना, नोट करना बताना मैं आगे चलूंगा, कर लिया करो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अच्छा ध्यान देना, सेशन यूट्यूब वाला जो हम करते हैं ना उसे जुड़ लेना, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना, अभी हमने अपने इस पूरे प्लान में एक चीज चेंज कर दिया है,
आपको भी बहुत अच्छा लगना चाहिए वो चीज। वो ये कि पहले हमने रेशियो प्रॉफिट लॉस कराया था ना, तो मैंने अपने सेशन में कर दिया है कि हम कोई टॉपिक शुरू करेंगे तो उसमें कंसेप्ट देंगे, प्रॉपर्ली इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, एंड देन जब सारा हम करा लेंगे तो लास्ट में हम प्रीवियस ईयर करेंगे उसी टॉपिक का। तो उसी टॉपिक का 10-15-20 सवाल प्रीवियस ईयर करेंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा, और भी अच्छा लगेगा, और भी अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, और भी लगेगा कि हमने पढ़ा था जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए थे वो किस तरह के हैं क्वेश्चंस। ठीक है ना? तो आपका पार्टनरशिप से मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, पार्टनरशिप में लास्ट सेशन हमारा प्रीवियस ईयर का ही है। आगे बढ़े, बोल नहीं रहा है। चलो देखो एबीसी के आय का अनुपात कितना है? एबीसी के आय का अनुपात एबीसी के आय का अनुपात कितना है? 4:5:6 और व्यय का अनुपात 1:1:1। यदि ए अपनी आय 2000 में से 1500 बचाता है, 1500 सेव करता है, 1500 सेव करता है, तो हमारा खर्चा कितना है? खर्चा कितना है? 500। तो बी और सी के कुल व्यय और कुल बचत बताएं। तो बी और सी का कुल व्यय और कुल बचत बताएं, मतलब बी और सी का कुल व्यय बताना है और कुल सेविंग बताना है। एबीसी का आय ये है, एबीसी का खर्चा ये है। ध्यान देना, ए का खर्चा कितना है? 1, जबकि ए का खर्चा कितना है? तो कितना गुना जाएगा? तो बीसी का खर्चा निकालना है, तो बीसी का खर्चा मिला के 2 है, तो 1000 आ गया आंसर। भाई ए का कमाई, ए का सेविंग, ए का खर्चा, तो ए का खर्चा 1 है, 1 की वैल्यू 500 गुना गया, तो बीसी का खर्चा आ गया। अब बीसी का सेविंग पूछ रहा है, तो सेविंग का तो रेशियो ही नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ 1 है कि अगर हम बीसी का कमाई निकाल लें तो खर्चा हटा देंगे तो सेविंग आएगा। तो ध्यान रखना, ए की कमाई कितनी है? 2000, तो 4×5 कितना गुना? 500, सही है ना? बीसी कमाई तो 4×5 11 का 500 मतलब कितना हो जाएगा? 5500। क्लियर है? कितना हो जाएगा भैया? 5500। तो 5500 कमाई और ये हमारा खर्चा, तो सेविंग कितना होगा? 4500। तो हमारा सारा आ गया भाई 1000 और 4500 हमारा आंसर होगा, कुल खर्च और कुल बचत पूछा था 1000 और 4500। सही है ना? बोलो बच्चे आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अभी उठ गया 5 मिनट पहले बताना आपको, चलेंगे। कौन पढ़ाने चल रहे उसमें? कंप्यूटर। क्या बोलो? B6 किसमें है? 201 में, 200 फर्स्ट फ्लोर। मतलब ऐसा है ना, ऐसे मान लो मर जाता है तो हम आओ और सीधे सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर वाले में चले आओ, सीधे पहले ही क्लास होगा मैथ्स, पहले क्लास होगा। जैसे आओ अपने फर्स्ट फ्लोर वाले में, फर्स्ट फ्लोर पे 100 लोग बैठो, क्लास हुई और चले। नहीं है तो आप लोग मैनेज करो, आप लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में आपके पास पढ़ने के लिए 8-9 घंटे चाहिए, 8 घंटे चाहिए बहुत है, सोने के लिए बहुत टाइम चाहिए बहुत है आपके पास। उसके बाद भी नहीं उठे, उसका मतलब कहीं ना कहीं लाइफ शेड्यूल थोड़ा सा मिसमैनेज है। मैनेज करो इसको और जल्दी करो, उठने की कोशिश करो। तो मैंने आपसे भी बोला था ना कि अपना भी बीच में कोई एग्जाम्स रहता है, हम भी अप्लाई करते रहते हैं, जो हमारे दायरे वाले पोस्ट आते हैं, वैकेंसीज आती हैं, तो कभी कभी कोई चीज़ हमें भी पढ़नी पड़ती है, देखनी पड़ती है। तो आप लोग को पढ़ाने के बाद जाकर अपनी भी स्टडी करनी पड़ती है। 12 बजे तक 1 बजे तक कभी पढ़ा, 12 बजे तक देखा, फिर सोया, फिर सुबह आना है, तो हमको उठने में दिक्कत हो सकती है। सुबह शाम तक इधर उसके बाद ज़्यादा मेंटली वर्क हो जाता है, तो थोड़ा हो सकता है शायद उठने में दिक्कत हो। आप तो विद्यार्थी हो, आपको तो सुबह शाम 2 घंटे का टाइम है, आराम से 2 घंटा शाम 2 घंटे रेस्ट करिए, 5 घंटे का आराम से टाइम सो जाइए। उसके बाद भी आप डांस कर रहे हैं तो बेकार है। रीजन क्योंकि मेहनत करने वाले कोई ये सब कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये सब तो पाने वाली है, ये सब कोई एक्सक्यूज है। सोना उठना ये तो अपने हाथ में। ए की आय बी की आय से 33.33% अधिक है। ए की आय बी की आय से 33.33% अधिक है, मतलब ये 3 है, ये 4 है। और सी की आय ए की आय से, सी की आय ए की आय से 10% कम है, ये 10 है, तो ये 9 है। सही है? अब ध्यान देना पड़ता है, ये 10 है तो ये 9 है। क्या ये पहले एक काम करो, इनको बराबर करके ए बी सी निकाल लें। ए बी सी क्या कॉमन है? ए कॉमन है। 4×5 = 20, 10 × 20, 10 × 20। तो ए कितना है? 20 और बी कितना है? 15 और सी कितना है? 18। ठीक है ना? यदि ए की आय 2000 रुपये से बढ़ जाए, यदि ए की आय 2000 रुपये से बढ़ जाए और सी की आय 300 रुपये से बढ़ जाए, सी की आय 300 रुपये से बढ़ जाए, तो सी की आय ए की आय की 75% हो जाती है। तो सी की आय ए की आय की 75% हो जाती है, मतलब ये 4 है तो ये 3, ये 4 है तो ये 3। ठीक है ना? तो ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किसके जगह लगाएंगे भाई? ए और ये तो देखते ही दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई का फंडा लग रहा है, क्योंकि दोनों की कुल आय पूछ रहा है, कौन दोनों की आय? ए और सी की। तो ए और सी के बीच हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये तो हमको प्रमित करवा था बस। ए और सी 20 और 18 कितना बड़ा? 2000। कितना बड़ा भैया? 300 और 99 4 देखो 18 चौक 72, 20 नहीं 12 आएगा, ये 6000 और 4 नहीं 12, देखो 6000 और 4 नहीं 12 कितना आएगा? 72 आएगा। सॉरी 4800 घटाना होता है ना भाई, बताओ 6000 - 1200 कितना आएगा? 4800 तो आएगा। अब 12 चौक 48, 400 गुना जाएगा। ए और सी की कुल आय बतानी है, ये हो जाएगा 38 और ये 400 गुना करना है, तो कितना हो जाएगा भाई? तो 8 चौक 32, 4 नहीं 12 3 15 एंड देन डबल 0, 15200, 15200
200, सही है। 15,200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमस्ते सर, बालकनी से देखा है सर, आगे बढ़े, छाप लिए। छाप दिए भैया, आगे बढ़ सकते हैं, बोलो। आगे भैया, नया टाइप बेस्ड ऑन कॉइन, सिक्कों पर आधारित प्रश्न हमने यूट्यूब पे भी कराया है, लेकिन ध्यान रखना वहां के क्वेश्चन और यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल अलग है और बहुत ही बेहतर तरीके से। अगर आपने वहां क्लास करी होगी, अब यहाँ भी करने चल रहे हो, तो एक चीज को आपने 2 बार पढ़ लिया, नो डाउट। अगर कोई चीज 1 से 2 बार रिवाइज हो रही है तो नो डाउट थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा। तो अगर पिछली बार आप लोगों ने क्लासेस देखी है तो अच्छी बात है, जो नहीं देखी है कोई बात नहीं, वो भी समझेंगे, दोनों लोगों के लिए है। लेकिन जो बच्चे एक बार देखे हैं दोबारा से फिर उस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे तो नो डाउट पहले वाले से तो बेहतर पोजीशन महसूस करेंगे, क्योंकि 1 से 2 बार उन्होंने पढ़ा। हाँ, बेस्ड ऑन कॉइन के क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन है कि आपको सिक्कों को रुपए, रुपए को सिक्के, पैसे को रुपए और रुपए को पैसे बदलने आना चाहिए। अगर आ रहा है तो फिर आप बड़े आराम से प्रेम से क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो चलिए, हमारा एक प्रश्न है, वो ये बताए, आप सब वीडियो वैसा नीचे ऐसे कुछ ना कुछ करने लगे और तिरछी नजर से हमको देख रहे हैं, ऐसा नहीं हमारी तरफ बोल रहे हैं। चलिए देवी, आप बताइए थोड़ी सबका, 1 पैसा में कितना रुपया होता है? पहला प्रश्न है, 1 पैसा में कितना रुपया होता है? कोई बोलेगा नहीं बीच में, हमारे पास और भी सवाल है, एकदम शांत रहो। 1 पैसा में कितना रुपया? पैसा में तो रुपया होता नहीं है। देवी आप बताओ, नहीं मालूम? आप बताओ, नहीं मालूम? आप बताओ मैडम, 1 पैसा में कितना रुपया होता है? 1 पैसे में कितना रुपया होता है? आप बताओ देवी, नहीं पता? आप बताओ देवी, हम उल्टा ही है। आप बताओ देवी, हाँ, 1/100, वेरी गुड। देवी के लिए एक बार ताली बजा दो आप लोग, क्योंकि देवियों में वो भी चाहते थे, देवियों से आंसर चाहते थे, मैडम ने इधर बचा ली। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा यादव, बैठ जाओ पूजा जी, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने क्या बोला? 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं? तो 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो उल्टा नहीं है, हमने सीधा ही सवाल था, रिवर्स पूछा है, समझिए। जैसे 3 गुणे 4 क्या होता है? 12। मैंने कह दिया 4 गुणे 3, तो अब आप ये मत कहो कि सर 3 गुणे 4 होता है ना, 4 गुणे 3 उल्टा आप कर रहे हैं, तो ये वाली बात हो गई। हमने दोनों चीज क्या पूछी सेम, लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है, रुपया पैसा तो बचपन में ही सब सीख के बैठे, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, देखो मैं समझाता हूँ। 1 रुपया में कितना पैसा? तो यार 1 पैसा में कितना रुपया? 1/100। अब हमको लगता है कि बात समझ गए होंगे, बोलो, नहीं बोलोगे? 1 रुपया में कितना पैसा? 1 रुपये में 100 पैसा, क्लियर है? 1 रुपया में 100 पैसा और 1 पैसा में 1/100 रुपये। चलो ये बात हो गई। बॉय चश्मा वाले भाई खड़े जाओ। 1 रुपया में कितना आना? कोई बोलेगा नहीं। 1 रुपया में कितना आना? आना बाना सवाना बताओ। 1 रुपया में कितना आना होता है? नहीं पता? आप बताओ भैया, ब्लू टी शर्ट है, आप बताओ भैया व्हाइट शर्ट, आप भी बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 1 रुपया में कितना आना? 4 आना, वाह वेरी नाइस। आप बताओ देवी, देवी देवी, हैं? पहले खड़े तो हो जाओ, सारे विद्यार्थी हमारे लिए इक्वल है ना। हाँ बताओ, आप बताओ, हैं? 8, कोई बात नहीं, आप बैठो दोनों लोग। आप बताओ ब्लैक शर्ट, हैं? आप बताओ भैया, आप गाल कहाँ पे? हाँ 16। आप बताओ देवी, आप बताओ देवी, हाँ 16, अच्छा, और पीछे 16 आना। चलो अच्छा, 1 रुपया में कितना आना होता है? 16। देखो जो आना था उसे पैसे में बदल दिया गया। 1 रुपया में कितना आना होता है? 16 आना, जिसमें 4 आना 4 होते हैं। 1 रुपया में 4 आना नहीं होता, 1 रुपया में 4 आना 4 होते हैं। 4 आना का मतलब 25 पैसा और 8 आना का मतलब 50 पैसा, समझे? पैसे की आवश्यकता सबको है, लेकिन पैसे के बारे में पता नहीं है। अरे कुछ भी हो तो 4 आना 8 आना तो देखा ही होगा, ऐसा तो नहीं है, इतने भी नए इंसान नहीं है आप। 4 आना 8 आना जब बंद हुआ था तो उससे पहले आपका जन्म हो चुका होगा, ठीक है? आप तो छोटे बच्चे रहे होंगे। तो 1 रुपया में 4 आना कितने सिक्के होते हैं? 4, और 8 आना कितने होते हैं? तो 8 आना के 2 हैं, तो पूरा कितना आना हो गया? 16 आना। 4 आना के 4 चौके 16 आना। 1 रुपया में 16 आना, जिसमें 4 आना 4 होते हैं और 8 आना 2 होते हैं, सही है? ये आपकी मैंने जानकारी के लिए बताया है। आना का प्रयोग आपके सवाल में नहीं होगा, आना को पैसे में बोलेगा। जैसे 4 आना मतलब 25 पैसा, वो 25 पैसा बोलेगा, और जो 25 पैसा बोल रहा है वही 4 आना है। जो 50 पैसा बोल रहा है वही क्या है? वही 8 आना है। लेकिन आना नहीं बोलेगा, वो टर्म्स खत्म हो गया हमारे आपकी लाइफ से। पैसा बोलता है, लेकिन जानकारी पता होना चाहिए। कभी बड़े बुजुर्ग के मुंह से आपने सुना होगा कि आदमी 1 रुपया में 4 आना भी सही आदमी नहीं है। इसका मतलब 4 मतलब एकदम खराब आदमी है। और कोई कहे यार ये 1 रुपया में 16 आना सही आदमी है, इसका मतलब ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है। ये बड़े बुजुर्ग यूज करते थे अपनी भाषा में। अठन्नी अठन्नी चवन्नी डबल पैसा। देखो भाई, 1 रुपया में 5 पैसे के कितने सिक्के? 20। 1 रुपया 5 पैसे के 20 सिक्के। 1 रुपया में 10 पैसे के 10 पैसे के 10 सिक्के। 1 रुपया में
20 पैसे के 20 पैसे के 5 सिक्के, 1 रुपया में 25 पैसे के 4 सिक्के, ठीक है ना। 1 रुपया में अगर हम 2 पैसे ले लें तो कितने सिक्के होंगे? 50 सिक्के। और अगर 1 पैसे ले लें तो 100 सिक्के, ठीक है ना। तो ध्यान रहेगा ना, 1 रुपया में 5 पैसे कितने सिक्के? 10 पैसे के, 20 पैसे के, 5 पैसे के, 5 पैसे के 20, 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। सही है, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग। आइए जल्दी से नोट करिए इसको, फटाफट नोट करिए। हाँ, अब बेइज्जती कराइए आप लोग तो क्या करें बताओ? पैसा रुपया तो पता होना चाहिए ना। 2 टके का आदमी हो? चलो नहीं सर, तौल के देखिए ना, 65 किलो के हैं हम। क्या आप लोग अच्छे